ये कहानी एक प्रशिक्षण हॉल में शुरू होती है। दो बिना कमीज पहने हुए आदमी वहां जबरदस्त तरीके से भिड़ रहे थे। उनके शरीर तेजी और सटीकता से हिल रहे थे, लात घूंसे जोरदार प्रहारों के साथ टकरा रहे थे। हमारा मुख्य पात्र सुहोंग एक जोरदार प्रहार कर रहा था, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी उतनी ही ताकत से उसे रोक रहा था और पलटवार कर रहा था। उनकी मुट्ठियां हवा में टकराई, जिससे एक एक जोरदार झटका लगा जो पूरे हॉल में गूंज उठा। जैसे ही मुकाबला खत्म हुआ, सुहोंग का प्रतिद्वंद्वी दर्द से कराहते हुए अपना सीना पकड़कर पीछे लड़खड़ा गया। वह दर्द से कराह उठा और बुदबुदाया कि बहुत दर्द हो रहा है। उनके आसपास अन्य छात्र अपने अभ्यास सत्र जारी रखे हुए थे। मुक्कों की आवाज से बड़ा जगमगाता प्रशिक्षण हॉल गूंज रहा था। उस सहपाठी ने सुहोंग को पुकारा और उसकी प्रगति की प्रशंसा की। उसने कहा कि सुहोंग की हीरे जैसी मुट्ठी फिर से बेहतर हो गई है और पूछा कि क्या वह सूक्ष्मता के स्तर तक पहुंच गया है। सुहोंग ने अपनी मुद्रा ठीक की और शांत भाव से उत्तर दिया कि वह 2 दिन पहले सूक्ष्मता के स्तर तक पहुंच गया था। सूक्ष्मता इस दुनिया में मार्शल आर्ट के क्षेत्रों में से एक है। किसी भी मार्शल आर्ट में महारत को 5 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। प्रवेश, निपुणता, सूक्ष्मता, महान उपलब्धि और पूर्णता। प्रत्येक चरण समझ और शक्ति की एक नई गहराई को दर्शाता था। सुहोंग का उत्तर सुनकर सहपाठियों की आंखें प्रशंसा से चौड़ी हो गई। अंगूठा ऊपर करते हुए उन्होंने कहा कि डायमंड फिस्ट के मामले में उनकी कक्षा में कोई भी सुहोंग के स्तर का नहीं है। सुहोंग ने फिर अपने सहपाठी की ओर मुड़कर दृढ़ता से पूछा कि क्या उसने पर्याप्त आराम कर लिया है, और सुझाव दिया कि वे अपना प्रशिक्षण जारी रखें। उनके शब्दों में अथक उत्साह का भाव था, जिसने दूसरे छात्र को आश्चर्य से जम जाने पर मजबूर कर दिया। उसका चेहरा चिड़चिड़ा हो गया और वह चिल्लाया कि सुहोंग प्रशिक्षण का दीवाना है। उसने अपना बैग उठाया और घोषणा की कि वह घर जाकर खाना खाने जा रहा है। सुहोंग अपने सहपाठी को बाहर निकलते देख आश्चर्यचकित रह गया। दरवाजे पर पहुंचकर सहपाठी ने हाथ हिलाकर खुशी खुशी शिक्षक ली को अलविदा कहा, जो अभी अभी हॉल में प्रवेश कर रहे थे। शिक्षक, जो शांत लेकिन थोड़े चिड़े हुए लग रहे थे, ने उससे जाने से पहले अपने कपड़े ठीक से पहनने की याद दिलाई। छात्र अजीब तरह से हंसा और आधे अधूरे कपड़ों में ही जल्दी से चला गया। शिक्षक ली ने हॉल में चारों ओर देखा, जब तक कि उनकी नजर सुहोंग पर नहीं पड़ी। उनका लहजा गंभीर हो गया और उन्होंने कहा कि आखिरकार उन्हें सुहोंग मिल ही गया। उन्होंने सुहोंग से पूछा कि क्या वह मार्शल डिवीजन के लिए आवेदन कर रहा है। उनकी आवाज दृढ़ और आशा भरी थी। सुहोंग ने अपनी गर्दन से पसीना पोंछा। शिक्षक ने आगे पूछा कि उसने अभी तक 30,000 संयुक्त राष्ट्र पंजीकरण शुल्क क्यों नहीं जमा किया है, और चेतावनी दी कि पंजीकरण अगले सोमवार को बंद हो जाएगा। ये सुनकर सुहोंग रुक गया, थोड़ा तनाव में दिख रहा था। सिर झुकाकर उसने धीमी आवाज में पूछा कि क्या शिक्षक उसे कुछ और दिन दे सकते हैं। शिक्षक ने आह भरी और उनका चेहरा नरम पड़ गया। उन्होंने सुहोंग से कहा कि वह समझते हैं कि उसका परिवार मुश्किलों का सामना कर रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते। नियम सख्त है और कोई अपवाद नहीं है। ये सुनकर सुहोंग चुप हो गया। उसकी आंखों में चिंता और दृढ़ संकल्प का मिला-जुला भाव था। देर रात प्रशिक्षण हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में मुट्ठियों की गड़गड़ाहट के अलावा और कुछ नहीं था। पॉलिश किए हुए लकड़ी के फर्श पर तेज रोशनी चमक रही थी, जबकि कांच की छत से चांद की रोशनी छनकर आ रही थी। हॉल के बीचों बीच सुहोंग अकेला खड़ा था। उसका डफल बैग पास ही था। वह बिना थके लगातार अपनी तकनीकों का अभ्यास कर रहा था। हर के की गूंज उसकी हताशा और दृढ़ संकल्प को दर्शा रही थी। गहरी सांस लेते हुए उसके विचार पहले कहे गए शब्दों पर केंद्रित हो गए। पंजीकरण शुल्क 30,000 युआन। ये संख्या उसके मन में बार बार गूंज रही थी। पसीना उसके शरीर से बह रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और वह और भी जोर से हवा में के मार रहा था, खुद से फुसफुसाते हुए 30,000 युआन, 30,000 युआन। उसका मन अपने बचपन की यादों में खो गया। उसे वह समय याद आया जब वह केवल 3 साल का था। मलबे और धुएं के बीच रो रहा था। उसके माता पिता एक भयंकर आपदा में मारे गए थे और उसे खंडहरों के बीच अकेला छोड़ गए थे। नुकसान और बेबसी की यादें आज भी उसके दिल में ताज़ा थी। उस त्रासदी के बाद उसके चाचा और चाची ने उसे अपने साथ ले लिया और परिवार के सदस्य की तरह पाला पोसा। उसने एक तस्वीर देखी जिसमें वे सभी एक साथ मुस्कुरा रहे थे। एक खुशहाल परिवार जिसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था। जब उन्हें मार्शल आर्ट में उसकी प्रतिभा का पता चला तो उन्होंने उसे दिल से सहायता किया और मुश्किल समय में भी उसे प्रशिक्षण जारी रखने में मदद की। क्योंकि उस दौर में जब दुनिया भयानक राक्षसों से त्रस्त थी, मार्शल आर्टिस्टों को सबसे अधिक कमाने वाले, रक्षक और आशा के प्रतीक के रूप में माना जाता था। ये गौरव और जीवन रक्षा दोनों का मार्ग था। फिर भी जब सुहोंग ने नीचे देखा तो उसकी मुट्ठियां कस गई। उसने कड़वाहट से फुसफुसाया कि उसने मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण इसलिए लिया था ताकि उसका परिवार बेहतर जीवन जी सके, लेकिन इसके बजाय वह उनके लिए मुश्किलें बढ़ा रहा था। उसका चेहरा अपराधबोध और निराशा से भारी हो गया। उसका शरीर अपनी महत्वाकांक्षा और बेबसी के बोझ तले कांप रहा था। देर रात शांत सड़क पर एक ही स्ट्रीट लैंप की रोशनी थी, जिसकी रोशनी संकरी सड़क पर फैल रही थी। शांत नीले आकाश के नीचे छोटी सी अपार्टमेंट इमारत सुथिर खड़ी थी। अंदर की हल्की रोशनी जीवन के संकेत दे रही थी। सुहोंग थके और धीमे कदमों से घर लौटा। अंदर से आ रही आवाजें सुनकर वह दरवाजे के बाहर रुक गया। उसका हाथ हैंडल पर टिका हुआ था। उसके चाचा और चाची फिर पैसों की बात कर रहे थे। चाचा ने पूछा कि किराया देने की तारीख नजदीक आ रही है तो कितने पैसे कम पड़ रहे हैं, लेकिन चाची ने धीरे से जवाब दिया कि किराया बाद में भी दिया जा सकता है। उन्हें पहले सुहोंग की पंजीकरण फीस भरने पर ध्यान देना चाहिए। चाचा ने सहमति जताते हुए कहा कि होंग में असाधारण प्रतिभा है और वह एक दिन जरूर महान बनेगा। होने आगे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे उसे पीछे नहीं रोक सकते। ये सुनकर सुहोंग का चेहरा उदास हो गया। चाचा और चाची की आवाजें फिर से नर्म हो गई। चाची ने पैसे बचाने के लिए अपनी दवाइयां बंद करने का सुझाव दिया, ये कहते हुए कि उनसे कोई फायदा नहीं हो रहा है।
लेकिन चाचा ने तुरंत मना कर दिया और जोर देकर कहा कि वह एक अतिरिक्त नौकरी कर लेंगे ताकि वह आराम कर सके और किसी बात की चिंता न करे। बाहर चुपचाप खड़े सू होंग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उनके मीठे शब्दों का उस पर गहरा असर हुआ। उसने अपने कान हाथों से ढक लिए, क्योंकि वह उनके बलिदानों के बारे में और नहीं सुन सकता था। कुछ ही देर बाद उसने बनावटी कान के साथ दरवाजा खोला और पुकारा, चाचा, चाची, मैं घर आ गया। उसकी चाची ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा कि देर रात तक अभ्यास करने से वह थक गया होगा। सू होंग ने आगे बढ़कर मदद करने की कोशिश की और उनके कामों में हाथ बटाने की पेशकश की, लेकिन उसकी चाची ने गर्व भरी कान के साथ उसे रोकते हुए कहा, क्या ये छोटी बच्ची भी नहीं संभाल सकती। उसके चाचा ने उसे सख्ती से आराम करने को कहा। उसकी चाची हंसी और धीरे से उसे याद दिलाया कि वह उनकी बात सुने और सो जाए। सू होंग ने उन दोनों को देखा। कृतज्ञता और अपराधबोध के मिले जुले भाव से उसका सीना कस गया। उनके घर की गर्माहट उसके पीछे के संघर्ष से बिल्कुल अलग थी। रात की चांदनी खिड़की से छनकर छोटे से कमरे में हल्की हल्की आकृतियां बना रही थी। सू होंग अपने बिस्तर पर लेटा हुआ छत को चुपचाप घूर रहा था। उसके मन में अपने चाचा और चाची के विचार भरे हुए थे। उन्हें उसके लिए पहले ही बहुत कुछ कुर्बान कर दिया था। कंबल के नीचे मुट्ठी भींचते हुए उसने मन ही मन खुद से वादा किया कि वह उन्हें अब और कष्ट नहीं सहने देगा। मन ही मन उसने उनसे कहा कि उन्होंने उसके लिए जरूरत से ज्यादा किया है और अब से वह अपनी समस्याओं का समाधान खुद करेगा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था और एक योजना बनने लगी थी। वह जानता था कि मार्शल प्रैक्टिशनर के लिए कुछ ही दिनों में हजारों डॉलर कमाने का एक ही रास्ता था। अगले दिन पेड़ों से घिरी एक ऊंची इमारत पर सूरज की रोशनी चमक रही थी। ये भूमिगत फाइट क्लब का प्रवेश द्वार था। अंदर उद्घोषक की आवाज अखाड़े में गूंज रही थी और माहौल में बिजली सी दौड़ रही थी। भीड़ में मौजूद लोगों, मार्शल डिसिपल गार्ड चैलेंज में आपका स्वागत है। कोई नियम नहीं, जीवन या मृत्यु, जीत ही सब कुछ है। जगमगाते अखाड़े के बीच में एक लंबा आदमी खड़ा था जिसने रेड बुल का मास्क पहना हुआ था। उसका शरीर मांसपेशियों से भरा हुआ था। उद्घोषक का स्वर साह से भर उठा जब उसने उनका परिचय देते हुए कहा कि आज मंच पर मौजूद है एकमात्र श्री मिनोटोर। नियम घोषित होते ही भीड़ में जोरदार जयकार हुई। जो भी लगातार 4 मैच जीत जाएगा उसे 60,000 की कार राशि मिलेगी। एक बार भी हारने पर कुछ नहीं मिलेगा। दर्शकों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने देखा कि एक नकाबपोश नया प्रतियोगी अखाड़े में प्रवेश कर रहा है। एक व्यक्ति ने पूछा कि वह कौन है, ये कहते हुए कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा। दूसरे ने हाथ बांधकर कहा कि वह नया है। एक तीसरे दर्शक ने आगे झुककर भौहें चढ़ाते हुए कहा कि एक नए प्रतियोगी का सीधे गार्ड चैलेंज में कूदना तो मौत को दावत देना है। जैसे ही मंच पर रोशनी पड़ी, तनाव और बढ़ गया। बैल के मुखौटे के नीचे छिपा सू होंग सब कुछ दांव पर लगाने वाला था। अखाड़े की चकाचौंध भरी रोशनी में उद्घोषक ने बैल का मुखौटा पहने सू होंग को कोहनी मारी। आत्मविश्वास भरी कान के साथ उसने उससे कहा कि माहौल को जोश से भर दो और भीड़ को उत्साहित करो। सू होंग ने उलझन में अपना सिर झुकाया और अपना मुखौटा खुजलाया। उसने पूछा कि वह भीड़ को कैसे उत्साहित करे। उसने आंखें घुमाए और हाथ हिलाकर बात को टाल दिया। उसने समझाया कि उसे उन्हें उकसाना चाहिए, कुछ अपशब्द बोलने चाहिए, उन्हें भड़काना चाहिए। उसने मन ही मन बुदबुदाया कि नए लोग कितने परेशानी भरे हो सकते हैं। ये सुनकर मुखौटा पहने सू होंग ने दृढ़ता से सिर हिलाया और अंगूठा ऊपर किया। फिर मंच के बीच में आकर उसने मुट्ठियां भींची और पूरे आत्मविश्वास से चिल्लाते हुए घोषणा की कि वह मार्शल आर्टिस्ट से कमतर किसी के भी सामने अजेय है। उसने सभी कमजोरों को चुनौती दी कि वे आकर उससे मुकाबला करें। ये सुनकर भीड़ तुरंत शोर से भर गई। कुछ लोग उसके अहंकार पर हैरान थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। एक आदमी ने भौहें चढ़ाकर कहा कि वह बहुत घमंडी है, जबकि दूसरे ने हंसते हुए उसे बदमाश कहा। कुछ अन्य बुदबुदा रहे थे कि उसे बाद में पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। उत्साह से माहौल भर गया क्योंकि लोग जोर जोर से नारे लगाने लगे, उसकी हार की कामना करने लगे और लड़ाई शुरू करने के लिए कहने लगे। उद्घोषक ने अपना माइक ऊंचा उठाया और चिल्लाकर कहा, मैच शुरू करते हैं। जैसे ही दर्शकों की जयकार अखाड़े में गूंजी, सू होंग अपने बैल के मुखौटे के पीछे मजबूती से खड़ा हो गया। उसकी आंखें एकाग्रता से तेज हो गई। वह अपने चारों ओर व्याप्त जानलेवा इरादे को महसूस कर सकता था। यह पहले कभी महसूस किए गए किसी भी इरादे से कहीं अधिक मजबूत था। लेकिन उसे आश्चर्य नहीं हुआ। यह भूमिगत फाइट क्लब था जहां जीवन और मृत्यु हमेशा करीब होते थे। एक गहरी सांस लेते हुए उसने मन ही मन सोचा कि ट्यूशन फीस जल्दी कमाने का यही एकमात्र तरीका है। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली और दृढ़ निश्चय के साथ बुदबुदाया, उम्मीद करते हुए कि उसकी हीरे की मुट्ठी उसे वह जीत दिलाएगी जिसकी उसे जरूरत थी। जैसे ही मैच शुरू हुआ, एक लड़ाका चूहे के आकार का मुखौटा पहने एक आदमी आगे बढ़ा और गुस्से से सू होंग पर चिल्लाया। उसे अपने चारों ओर जानलेवा भावना का एहसास हो रहा था। यह पहले महसूस की गई किसी भी भावना से कहीं अधिक प्रबल थी। लेकिन उसे आश्चर्य नहीं हुआ। यह भूमिगत फाइट क्लब था जहां जीवन और मृत्यु हमेशा एक दूसरे के करीब होते थे। एक गहरी सांस लेते हुए उसने मन ही मन सोचा कि ट्यूशन फीस जल्दी कमाने का यही एकमात्र तरीका है। उसने अपनी मुट्ठियों कस ली और दृढ़ निश्चय के साथ बुदबुदाया, उम्मीद करते हुए कि उसकी हीरे की मुट्ठी उससे वह जीत दिलाएगी जिसकी उसे जरूरत थी। जैसे ही मैच शुरू हुआ, एक लड़ाका जिसने चूहे के आकार का मुखौटा पहन रखा था आगे बढ़ा और सू होंग पर गुस्से से चिल्लाया। उसे अपने चारों ओर जानलेवा भावना का एहसास हो रहा था। यह पहले महसूस की गई किसी भी भावना से कहीं अधिक प्रबल थी। लेकिन उसे आश्चर्य नहीं हुआ। यह भूमिगत फाइट क्लब था जहां जीवन और मृत्यु हमेशा एक दूसरे के करीब होते थे। एक गहरी सांस लेते हुए उसने मन ही मन सोचा कि ट्यूशन फीस जल्दी कमाने का यही एकमात्र तरीका है। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली और दृढ़ निश्चय के साथ बुदबुदाया, उम्मीद करते हुए कि उसकी हीरे की मुट्ठी उसे वह जीत दिलाएगी जिसकी उसे जरूरत थी।
जैसे ही मैच शुरू हुआ, एक लड़ाका जिसने चूहे के आकार का मुखौटा पहन रखा था आगे बढ़ा और सू होन पर गुस्से से चिल्लाया, घमंडी बदमाश, मैं तुमसे खेलूंगा। वह चिल्लाया, उसका शरीर पहले से ही गति में था और वह तेजी से आगे बढ़ा। रिंग के बीच में शांत खड़ा सू होंग अपने बैल के मुखौटे के पीछे से प्रतिद्वंद्वी की गतिविधियों को स्थिर दृष्टि से देख रहा था। उसकी पैनी नजर ने पल भर में उस आदमी के शरीर का विश्लेषण कर लिया। उसने गति और आक्रामकता को देखा, लेकिन साथ ही उस आदमी के पैरों की कमजोरी भी देखी। उसका निचला रुख अस्थिर था, उसका संतुलन बिगड़ा हुआ था। सू होंग ने हल्की सी कान के साथ मन ही मन सोचा कि इस प्रतिद्वंद्वी को संभालना आसान होगा। चूहे का मुखौटा पहने योद्धा तेजी से सू होंग के करीब आया और चिल्लाया, क्या दिवास्वप्न देख रहे हो? उसने पूरी ताकत से अपनी मुट्ठी सू होंग के सिर की ओर घुमाई, लेकिन वार लगने से पहले ही सू होंग का हाथ बिजली की तरह चला गया। उसके हाथों के चारों ओर ऊर्जा एकत्रित हो गई, जो चमकदार नीली शक्ति के साथ घूम रही थी। सटीक नियंत्रण के साथ उसने अपनी मार्शल तकनीक तैरती हुई प्रकाश हथेली का प्रयोग किया। उसके चमकते हाथ सीधे हमलावर के चेहरे पर जा गिरे, जिसकी गूंज पूरे अखाड़े में सुनाई दी। चूहे का मुखौटा पहने योद्धा जैसे ही उस आदमी का शरीर जमीन से ऊपर उठा और जबरदस्त ताकत से जमीन पर पटका गया, उसकी आंखें ऊपर की ओर घूम गई। भीड़ सदमे में थी जब सू होंग अपने गिरे हुए प्रतिद्वंद्वी के ऊपर खड़ा हुआ। उसके प्रहार की ऊर्जा से उसके आसपास की हवा अभी भी कांप रही थी। अखाड़े की चकाचौंध भरी रोशनी में बैल का मुखौटा पहने सू होंग अपने गिरे हुए प्रतिद्वंद्वी के ऊपर शान से खड़ा था। अपनी मुट्ठी छत की ओर उठाते हुए उसने जोर से चिल्लाकर अगले चुनौती देने वाले की मांग की। जैसे ही उद्घोषक की उत्साहित आवाज लाउडस्पीकरों से गूंजी, भीड़ जयकारे लगाने लगी। मिनोटॉर ने जीत हासिल की, उसने ऊर्जा से भरे स्वर में घोषणा की। दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाई। बेशर्म और अविश्वसनीय की आवाजें हवा में गूंज उठीं। अखाड़े में साह के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर बाद एक और योद्धा मंच पर आया। वह घुंघराले सुनहरे बालों वाला एक लंबा आदमी था, जिसके चेहरे पर लाल मुखौटा था। उसका गठीला शरीर और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान ये स्पष्ट कर रही थी कि वह कोई नौसिखिया नहीं था। उस आदमी ने सू होंग को ताना मारते हुए इसे एक भाग्यशाली मौका बताया। के मारते हुए उसने सू होंग से कहा कि अब जब उसका सामना उससे हो रहा है तो उसकी किस्मत खराब हो चुकी है। सू होंग अभी भी अपने बैल के मुखौटे में शांत खड़ा था। नए प्रतिद्वंद्वी को देखते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। फिर स्थिर स्वर में उसने उस व्यक्ति को पहला वार करने का इशारा किया। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के शरीर और आभा का विश्लेषण किया और पाया कि वह व्यक्ति कुशल और अनुभवी प्रतीत होता है, ठीक उसी तरह का योद्धा जो उसकी डायमंड फिस्ट तकनीक की असली ताकत को परख सके। एक पल के लिए हवा थम गई, फिर सुनहरे बालों वाला योद्धा दहाड़ा और अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा। आ रहा है, उसने चिल्लाते हुए कहा और उसका विशाल शरीर गति में आ गया। नीली ऊर्जा की एक चमक के साथ दोनों मुठ्ठियां टकराए, जिससे झटके पूरे मंच पर फैल गए। दोनों पुरुषों ने अपने दांत पीस लिए क्योंकि उनकी शक्ति हिंसक रूप से टकराए। मुखौटे वाले प्रतिद्वंद्वी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उससे महसूस हुई ताकत से वह स्तब्ध रह गया। मुक्कों की जोरदार हवा ने उसे सू होंग के प्रहार की ताकत का एहसास कराया, लेकिन सू होंग शांत और अविचलित था। उसने बड़ी सटीकता से इस प्रहार का विश्लेषण किया। उसके प्रतिद्वंदी का शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी उसके मुकाबले कमजोर था। खो की गूंज अखाड़े में गूंजते ही सू होंग ने दूसरे हाथ से अपने प्रतिद्वंदी को एक जोरदार का मारा। उसका का सीधे प्रतिद्वंदी के चेहरे पर लगा। नकाबपोश व्यक्ति का दिमाग तेजी से सोचने लगा, क्योंकि उसने अपने प्रतिद्वंदी की जबरदस्त ताकत को महसूस किया। बैल के मुखौटे के नीचे सू होंग की आंखें तेज हो गई। उसकी मध्यदृष्टि लड़ाकू की हरकतों पर केंद्रित हो गई। का लगने के बाद उसके प्रतिद्वंदी का ऊपरी शरीर बहुत आगे झुक गया था और उसकी कमर में खामी आ गई थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए सू होंग ने तेजी से शरीर घुमाया और अपने प्रतिद्वंदी को जोरदार लात मारी। इस प्रहार से प्रतिद्वंदी रिंग के पार जा गिरा और उसकी ताकत बिजली की तरह हवा में गूंज उठी। दर्शक अविश्वास से हौंफने लगे। हे भगवान, वह कितना ताकतवर है! स्टैंड से किसी ने चिल्लाया। धूल और टूटी हुई फर्श उस जगह को चिन्हित कर रही थी जहां प्रतिद्वंदी बेसुध पड़ा था। सू होंग ने अपनी कमर सीधी की, उसकी आवाज शांत अखाड़े में गूंज उठी। अगला, उसने दृढ़ता से कहा। उद्घोषक उत्साह से उछल पड़ी और उसने अपना माइक्रोफोन ऊपर उठाया। मिनोटॉर, लगातार 2 जीत, उसने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज विस्मय और ऊर्जा से भरी हुई थी और भीड़ एक बार फिर जोश से भर उठी। भूमिगत अखाड़े के अंदर भीड़ गर्जना कर रही थी, क्योंकि मिनोटॉर एक बार फिर रिंग के केंद्र में विजयी खड़ा था। रिंग के ऊपर एक आलीशान दर्शक कक्ष में काले सूट पहने कई लोग एक सलीके से काले सूट में सजे एक बुजुर्ग व्यक्ति के चारों ओर पहरा दे रहे थे। वह शांत रुचि से नीचे के दृश्य को देख रहा था। उसकी आवाज धीमी और आकलनपूर्ण थी। सू होंग को देखते हुए उस व्यक्ति ने बुदबुदाया कि वह एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है, फिर भी उसकी ताकत औसत शिष्यों से कहीं अधिक है। वह लड़का कोई मजाक नहीं है। तभी उद्घोषक की आवाज लाउडस्पीकरों से गूंजी। मिनोटॉर, लगातार 3 जीत, उसने चिल्लाते हुए कहा। उत्साह हवा में भर गया। सूट पहने उस आदमी ने कहा। सू होंग कुलीन तो नहीं था, लेकिन काफी मजबूत था। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह मैच फिक्स करने के लिए एकदम सही था। उसके पीछे से लोमड़ी जैसे मुखौटे पहने एक युवक ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। उसने सूट पहने बूढ़े आदमी को गुरु कहा और उसे अपने शिष्य के रूप में भर्ती करने की बात कही। बूढ़ा आदमी थोड़ा मुड़ा। उसकी आवाज शांत थी लेकिन मत थी। उसने अपने शिष्य से कहा कि वह किसी को यह न बताए कि वह मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। इसी बीच अखाड़े में सू होंग ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा। उसकी आंखें तेज और केंद्रित थीं, क्योंकि वह अपनी स्थिति का विश्लेषण कर रहा था। उसने सोचा कि उसकी सूक्ष्मता स्तर की डायमंड फिस्ट इन साधारण शिष्यों से निपटने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे ही पराजित लड़ाकों को ले जाया गया,
सुहोन ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसका चेहरा स्थिर और आत्मविश्वास से भरा था। उसके होठों पर किसी मुस्कान आ गई क्योंकि उसने सोचा कि एक और जीत के साथ उसे वह 60,000 मिल जाएगा। लेकिन भीड़ अचानक उत्साह से भर उठी। उनकी आवाजें अखाड़े में गूंज रही थी। स्टैंड से किसी ने चिल्लाकर कहा कि यह व्हाइट फॉक्स है। बैल का मुखौटा पहने सुहोग एक पल के लिए थम गया और उसने प्रवेश द्वार की ओर देखा। जब सबको एहसास हुआ कि व्हाइट फॉक्स भी चुनौती दे रहा है, तो सबकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। मंच के दूसरे छोर से व्हाइट फॉक्स के नाम से जाना जाने वाला व्यक्ति शांत भाव से मंच पर आ गया। भीड़ आपस में फुसफुसाने लगी। किसी ने पूछा कि क्या वह वासी तो नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा, शिष्यों से लड़ने वाला वासी सरासर धोखा है। स्थिति का आकलन करते हुए सुहोग का चेहरा सख्त हो गया। ये सुनकर कि इस बार उसका प्रतिद्वंद्वी क्वासी है, उसने मन ही मन बुदबुदाया कि यह मुकाबला पेचीदा है, लेकिन वह हार नहीं सकता। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था और वह युद्ध के लिए तैयार मुद्रा में खड़ा था। उसके सामने लोमड़ी का मुखौटा पहने सफेद बालों वाले व्यक्ति ने हल्की सी कान दी। उसकी सुनहरी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। संयमित और शालीनता से आगे बढ़ते हुए उसने अपना सफेद सूट ठीक किया और शांत स्थिर स्वर में बोला। उसने सुहोन से कहा कि डरो मत, क्योंकि वह अपनी सीमाओं को जानता है। अखाड़े की तेज रोशनी में उद्घोषक ने अपना हाथ उठाया और मंच पर चिल्लाते हुए गार्ड चैलेंज के अंतिम दौर के प्रारंभ की घोषणा की। दोनों पहलवान तैयार खड़े थे। मिनोटॉर मुट्ठी भींचे हुए और व्हाइट फॉक्स अपने सफेद सूट में शांत भाव से खड़ा था। तनाव से माहौल भर गया और भीड़ ने अपनी सांसें थाम ली। फिर एक तीखी आवाज के साथ उद्घोषक ने आदेश दिया, शुरू करो। पलक झपकते ही दोनों आगे बढ़े, इतनी तेजी से कि उनकी परछाई पीछे छूट गई। मंच के बीचों बीच टकराते ही जमीन उनके पैरों तले फट गई। सुहोन की नजरें अपने बैल के मुखौटे के नीचे से तेजी से केंद्रित थी। उसने मन ही मन सोचा कि उसका स्तर नीचा है, इसलिए उसका पहला कदम पूरी ताकत से होना चाहिए। उसकी मांसपेशियां कस गई और एक दहाड़ के साथ उसने व्हाइट फॉक्स पर सीधा एक जोरदार का मारा। उसका प्रहार बिजली की तरह गूंज उठा, बल्कि एक लहर बाहर की ओर फैल गई, जिससे अखाड़ा हिल गया। लेकिन जैसे ही झटका शांत हुआ, सुहोन का चेहरा बदल गया। कुछ गड़बड़ लग रही थी। वह थोड़ा पीछे लड़खड़ाया, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति को महसूस करने के बाद सुहोन को एहसास हुआ कि वह कोई साधारण योद्धा नहीं है। पसीने से तरबतर सुहोन के चेहरे पर विचारों की बाढ़ आ गई। उसे समझ आ गया कि उसका प्रतिद्वंदी एक असली मार्शल आर्टिस्ट है। वह जानबूझकर अपनी ऊर्जा और रक्त को रोके हुए है। सुहोन का प्रतिद्वंदी सिर्फ ताकतवर ही नहीं था, वह एक साधारण प्रतिद्वंदी से कहीं अधिक शक्तिशाली था। व्हाइट फॉक्स की सुनहरी आंखें उसके मुखौटे के पीछे से चमक उठी। जब उसने गहरी सांस ली, उसकी आवाज शांत थी, फिर भी संयमित शक्ति से भरी हुई थी। जैसे ही उसने सांस ली, उसके चारों ओर एक हल्की लाल आभा उठने लगी, जो लपटों की तरह घूम रही थी। फिर तेजी से आगे बढ़ते हुए उसने दहाड़ते हुए अपनी मुट्ठी से ऊर्जा की कड़क पैदा की और सुहोग के चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। यह प्रहार बिजली के झटके जैसा था। सुहोग का शरीर पीछे की ओर उड़ गया, उसके मुंह से खून बहने लगा। उसने अपना संतुलन वापस पाने के लिए संघर्ष किया, उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। वह सदमे में सोचने लगा कि क्या ये किसी सच्चे मार्शल आर्टिस्ट की ताकत है। के की जबरदस्त ताकत ने भीड़ को दंग कर दिया। दर्शकों में से कई लोगों ने तकनीक को तुरंत पहचान लिया। एक व्यक्ति चिल्लाया कि यह ट्रिपल रिंगिंग थंडरफिस्ट है। दूसरे ने हंसते हुए कहा कि मिनोटॉर का काम तमाम हो गया। मंच पर व्हाइट फॉक्स रुका नहीं, उसकी मुट्ठियां तूफान की तरह चल रही थी, हर वार भारी और सटीक था। वह वारों के बीच सुहोन को ताना मारते हुए पूछ रहा था कि क्या वह सिर्फ बचाव ही करेगा। उसने सुहोग से पलटवार करने और अपनी ताकत दिखाने को कहा। मिनोटॉर का मुखौटा पहने सुहोग ने दोनों हाथों से बचाव किया। लगातार हो रहे हमलों से उसकी मांसपेशियां कांप रही थी। मुट्ठियों के टकराने की आवाज अखाड़े में बिजली की कड़क की तरह गूंज रही थी। मन ही मन वह दांत पीस रहा था, हताशा से सोच रहा था कि अगर यही चलता रहा तो खेल खत्म। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था क्योंकि वह अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। पलटवार का मौका ढूंढना होगा, उसने सोचा। मुक्कों की अंधा कर देने वाली बौछार के बीच एक मौका तलाशते हुए लाल आभा से घिरे श्वेत लोमड़ी ने निरंतर आगे बढ़ना जारी रखा। उसका हर वार तूफान के समान शक्तिशाली था, जिससे मिनोटॉर पीछे हटता जा रहा था। श्वेत लोमड़ी की चालें तेज, सटीक और निर्मम थी। अचानक श्वेत लोमड़ी को एक अवसर मिला। मिनोटॉर ने आने वाले वार को रोकने के लिए अपनी मुट्ठियां उठाई, लेकिन वार की ताकत ने उसके बचाव को भेद दिया। वार का जोरदार प्रभाव उसकी आंखों में पड़ते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गई। एक दहाड़ के साथ श्वेत लोमड़ी ने अपनी मुट्ठी घुमाई और पूरी ताकत से सुहोन के चेहरे पर प्रहार किया। इस कर से अखाड़ा हिल गया और सुहोग पीछे की ओर उड़ गया। वह जमीन पर जोर से गिरा, दर्द से उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसकी चेतना तेजी से क्षीण होने लगी, उसका शरीर हिलने से इनकार कर रहा था। श्वेत लोमड़ी सीधा खड़ा रहा, अपने सफेद सूट से धूल झाड़ते हुए। शांति से वह आगे बढ़ा और मिनोटॉर की छाती पर अपना पैर रख दिया। उसकी आवाज ठंडी लेकिन सहज थी। उसने कहा, भाई, ये मुकाबला इनाम राशि के लिए है, तुम्हारे लिए शून्य। बोलते समय उसके मुखौटे के नीचे एक हल्की सी व्यंग्यात्मक कान थी। उसने कहा कि उसके शिक्षक ने मिनोटॉर को उनके साथ लड़ाई में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। लाल आभा से घिरे हुए व्हाइट फॉक्स लगातार आगे बढ़ रहा था। उसका हर वार तूफान की तरह शक्तिशाली था, जिससे मिनोटॉर पीछे हटता जा रहा था। व्हाइट फॉक्स की चालें तेज, सटीक और निर्मम थी। अचानक व्हाइट फॉक्स को एक मौका मिला। मिनोटॉर ने आने वाले वार को रोकने के लिए अपनी मुट्ठियां उठाए, लेकिन वार की ताकत ने उसके बचाव को भेद दिया। वार का जोरदार प्रभाव उसकी आंखों में पड़ते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गई। एक दहाड़ के साथ व्हाइट फॉक्स ने अपनी मुट्ठी घुमाई और पूरी ताकत से सुहोन के चेहरे पर वार किया। इस कर से अखाड़ा हिल गया और सुहोग पीछे की ओर उड़ गया।
वह जमीन पर जोर से गिरा। दर्द से उसकी नजर धुंधली हो गई। उसकी चेतना तेजी से क्षीण होने लगी, उसका शरीर हिलने से इनकार कर रहा था। व्हाइट फॉक्स सीधा खड़ा था, अपने सफेद सूट से धूल झाड़ते हुए। शांति से वह आगे बढ़ा और मिनोटॉर की छाती पर अपना पैर रख दिया। उसकी आवाज ठंडी लेकिन सहज थी। उसने कहा, भाई, यह मैच इनाम राशि के लिए है, तुम्हारे लिए 0। बोलते समय उसके मुखौटे के नीचे एक की सीमक मुस्कान थी। उसने कहा कि उसके शिक्षक ने मिनोटॉर को उनके साथ लड़ाई में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। लाल आभा से घिरे हुए व्हाइट फॉक्स लगातार आगे बढ़ रहा था। उसका हर वार तूफान की तरह शक्तिशाली था, जिससे मिनोटॉर पीछे हटता जा रहा था। व्हाइट फॉक्स की चालें तेज, सटीक और निर्मम थीं। अचानक व्हाइट फॉक्स को एक मौका मिला। मिनोटॉर ने आने वाले वार को रोकने के लिए अपनी मुट्ठियां उठाए, लेकिन वार की ताकत ने उसके बचाव को भेद दिया। वार का जोरदार प्रभाव उसकी आंखों में पड़ते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गई। एक दहाड़ के साथ व्हाइट फॉक्स ने अपनी मुट्ठी घुमाई और पूरी ताकत से सुवोक के चेहरे पर वार किया। इस कर से अखाड़ा हिल गया और सुवोक पीछे की ओर उड़ गया। वह जमीन पर जोर से गिरा। दर्द से उसकी नजर धुंधली हो गई। उसकी चेतना तेजी से क्षीण होने लगी, उसका शरीर हिलने से इनकार कर रहा था। व्हाइट फॉक्स सीधा खड़ा था, अपने सफेद सूट से धूल झाड़ते हुए। शांति से वह आगे बढ़ा और मिनोटॉर की छाती पर अपना पैर रख दिया। उसकी आवाज ठंडी लेकिन सहज थी। उसने कहा, भाई, यह मैच इनाम राशि के लिए है, तुम्हारे लिए 0। बोलते समय उसके मुखौटे के नीचे एक हल्की सी व्यंग्यात्मक कान थी। उसने कहा कि उसके शिक्षक ने मिनोटॉर को उनके साथ लड़ाई में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। अब से सब कुछ उनके पक्ष में होगा। अगर वह मान जाता तो आज के नतीजे की परवाह किए बिना वे उसे इनाम की रकम दे देते। मिनोटॉर का मुखौटा पहने सुवोक दर्द से कराहते हुए उसे घूर रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उसका इरादा अटल था। कांपती हुई आवाज में उसने जवाब दिया कि वह कभी भी इस तरह का गंदा काम नहीं करेगा। यह सुनकर श्वेत लोमड़ी का चेहरा उतर आया। उसकी आवाज धीमी हो गई और वह मिनोटॉर के करीब झुककर उसे चेतावनी देने लगा कि वह इस बारे में अच्छी तरह सोच ले, क्योंकि उन्हें मना करना उसके बस की बात नहीं थी। लेकिन जमीन पर खून से लथपथ पड़े होने के बावजूद मिनोटॉर की आवाज में चुनौती थी। उसने चिल्लाकर कहा कि ऐसे लोग खुद को मार्शल आर्टिस्ट कहने की हिम्मत कैसे करते हैं, जबकि वे इतने शर्मनाक काम करते हैं। श्वेत लोमड़ी किसी हंसी और सीधा खड़ा हो गया। लगता है सौदा नहीं हुआ, उसने ठंडे स्वर में कहा। अगले ही पल उसका चेहरा करूर हो गया। उसका ऑरा लाल रंग से चमक उठा और वह आगे बढ़ा, चिल्लाते हुए कि वह मिनोटॉर का यही अंत कर देगा और अब से वह मार्शल आर्टिस्ट बनने का सपना सिर्फ नींद में ही देख सकता है। उसने हमला करने के लिए अपना पैर उठाया। उसी क्षण मिनोटॉर की आंखें चौड़ी हो गई, उसके चेहरे से खून टपक रहा था और उसके अंदर क्रोध और दृढ़ संकल्प की आग जल रही थी। व्हाइट फॉक्स ने अंतिम प्रहार करने के लिए छलांग लगाए, लेकिन सू हॉर्न ने फुर्ती से हटकर उसके हमले को चकमा दे दिया। कुछ अप्रत्याशित होने पर व्हाइट फॉक्स की सुनहरी आंखें सदमे से चौड़ी हो गई। मिनोटॉर का शरीर कांप उठा। उसके चारों ओर दृढ़ संकल्प की ज्वालाएं जल रही थी और वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उसकी आवाज में अटूट दृढ़ संकल्प था। उसने मन ही मन बुदबुदाया कि वह यहां असफल नहीं हो सकता। वह बिल्कुल भी असफल नहीं हो सकता। कदम दर कदम उसने अपने घायल शरीर को आगे बढ़ाया। उसकी उग्र ऑरा हर सॉस के साथ और अधिक चमकदार होती गई। व्हाइट फॉक्स अविश्वास से जम गया और देखता रहा। नकाब के पीछे उसकी आंखें चौड़ी हो गई और मिनोटॉर सदमे से चीख उठा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। मिनोटॉर पर उसके तेज प्रहार का सीधा वार हुआ था और वह अभी भी खड़ा था। जैसे ही यादें उसकी आंखों के सामने कौंधी, मिनोटॉर का चेहरा सख्त हो गया। उसे अपना परिवार याद आया, वो चाचा और चाची जिन्होंने उसके लिए इतना बलिदान दिया था। उसने मन ही मन कहा कि वह चाहता है कि वे अच्छा जीवन जिए, कि वह उनकी वर्षों की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। लेकिन एक और विचार उसके मन में आया, क्या वह सचमुच सिर्फ जीवित रहने के लिए मार्शल आर्ट के नियमों को छोड़ सकता है? यह सवाल उसके दिल में जल रहा था। उसके परिवार की एक छवि उसके सामने आई, लेकिन वह छवि कांच की तरह बिखर गई। उसकी आवाज गुस्से से ऊंची हो गई और वह चिल्लाया, नहीं, वह भविष्य नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी क्षण उसके सामने एक चमकती हुई सिस्टम स्क्रीन झिलमिला उठी। उसकी ठंडी रोशनी में शब्द उभर रहे थे, तो अपने परिवार के लिए, अपने धर्म के लिए तुम क्या कीमत चुकाओगे? मिनोटॉर की आंखें लाल धधक उठी। उसके शरीर के चारों ओर बिजली कड़कने लगी और उसने मुट्ठियां भींच ली। उसकी आवाज शक्ति और दृढ़ विश्वास से भर उठी और उसने चिल्लाकर कहा कि वह सब कुछ न्यौछावर कर देगा। पल भर में उसकी आभा बाहर की ओर फैल गई और अखाड़े को आग और बिजली के तूफान में घेर लिया। उसकी आंखें भयंकर रूप से चमक उठीं और वह एक बार फिर सीधा खड़ा हो गया। अदम्य इच्छाशक्ति से हुआ। सू हॉर्न के ऊपर एक चमकती स्क्रीन प्रकट हुई, जिसमें उससे पूछा गया कि वह क्या देने को तैयार है। सू हॉर्न का शरीर लाल लपटों से जल रहा था। वह दृढ़ता से खड़ा रहा और उसने जोरदार आवाज में कहा कि वह सब कुछ दे देगा। जैसे ही उसने ये कहा, उसके सामने का दृश्य बदल गया। उसका बैल का मुखौटा गायब हो गया और उसने अपनी आंखें एक अजीब से डिजिटल दिखने वाले अंतरिक्ष में खोली, जो ऊर्ध्वाधर नीली रोशनी से भरा हुआ था। उसके चेहरे पर उलझन के भाव थे। उसने चारों ओर देखा। वह एक विशाल हॉल में अकेला खड़ा था और उसके पीछे एक विशाल काली छाया फैली हुई थी, जो जमीन पर भयानक आकृतियां बना रही थी। उसने फुसफुसाते हुए पूछा कि यह जगह कहाँ है? सुनहरी रोशनी का एक फोर्ट हॉल में फैल गया। उसके सामने एक विशालकाय तेजस्वी आकृति प्रकट हुई, जिसका शरीर सोने की मूर्ति की तरह चमक रहा था और उसके लंबे सुरीले अंक थे। चकाचौंध कर देने वाली रोशनी का सामना करते हुए सू हॉर्न ने ऊपर देखा। तभी उस आकृति ने उससे पूछा कि वह कौन है। चमकती हुई आकृति आगे झुकी और बोली कि वह उसे एक मौका देगी। उसकी रोशनी हॉल में फैलने लगी। सुनहरी ऊर्जा ने सू हॉर्न को घेर लिया।
प्रकाश के छल्ले उसके शरीर के चारों ओर लिपट गए। जैसे जैसे शक्ति उसके चारों ओर एकत्रित होती गई, वह और तेज और चमकदार होती गई। अगले ही पल एक सुनहरी पट्टिका उसके सामने एक जोरदार चकाचौंध भरी रोशनी के साथ प्रकट हुई। सू होंग लड़खड़ाकर पीछे हट गया और अपनी आंखों के सामने बन रही चमकती स्क्रीन को घूरने लगा। पट्टिका पर उसकी जानकारी प्रदर्शित थी। सू होंग ने उलझन में उसे देखा क्योंकि शब्द स्पष्ट रूप से लिखे हुए थे। उसका नाम सू होंग, उसकी रक्त ऊर्जा 85, उसकी आत्मा 23, उसका नश्वर शरीर 3%, उसका पहला मिशन पथ अखाड़ा, उसकी डायमंड फिस्ट सूक्ष्म निपुणता 7%, फ्लोटिंग लाइट पाम निपुणता 35%, वर्ड स्टेप निपुणता 56% और उसके मार्शल डॉ 0.0%। उसने टैबलेट की ओर हाथ बढ़ाया और उसे ध्यान से छुआ। वह सोच रहा था कि क्या यह अजीब सी चीज स्पर्श से संचालित होती है। चमकती स्क्रीन उसके सामने तैरती रही, जिस पर उसका मिशन लिखा था। सू होंग ने विवरण देखा, जिसमें उसे अपने मार्शल आर्ट का अभ्यास करने और बाहर व्हाइट फॉक्स का सामना करने के लिए कहा गया था। मिशन का उद्देश्य अपने कौशल को निखारना था, डायमंड फिस्ट को ग्रैंड अचीवमेंट तक और फ्लोटिंग लाइट पाम और वर्ड स्टेप को सबटल मास्टरी तक ले जाना था। मिशन के इनाम के लिए सिस्टम ने उसे बताया कि यह एक शुरुआती ट्यूटोरियल है, इसलिए कोई इनाम नहीं है। वर्तमान प्रगति से पता चला कि उसकी डायमंड फिस्ट सबटल मास्टरी 7%, फ्लोटिंग लाइट पाम प्रोफिशिएंसी 35% और वर्ड स्टेप प्रोफिशिएंसी 56% है। इसमें यह भी बताया गया था कि इस मिशन से एक शुरुआती ट्यूटोरियल अनलॉक हो सकता है। सू होंग ने आंखें सिकोड़कर इसे पढ़ा और समझने की कोशिश करते हुए धीरे धीरे शुरुआती ट्यूटोरियल शब्द दोहराता रहा। जब वह इस बारे में सोच रहा था, अचानक उसके पीछे नीली रोशनी से कुछ प्रकट हुआ। अगले ही पल सू होंग का सिर तेजी से घूम गया क्योंकि पीछे से एक तेज प्रहार उसके सिर की ओर आया, जिससे उसके विचार पल भर में ही रुक गए। ये सू होंग का क्लोन था। एक भयंकर प्रहार के साथ वह उसकी ओर झपटा, जिससे सू होंग को अपना शरीर नीचे झुकाकर वार से बचना पड़ा। दोनों तियां तीव्र गति से आगे बढ़ी, उनके वार एक दूसरे से कुछ इंच की दूरी से गुजरे और उनकी गति धुंधली होती चली गई। सू होंग की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उसने महसूस किया कि हमलावर कुल उसी की तरह दिखता है। वह समझ गया कि वह आकृति उसका क्लोन है और क्लोन उसी की तरह डायमंड फिस्ट का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही उसने हरकतों को देखा, उसने गौर किया कि क्लोन की तकनीक उसकी अपनी तकनीक से भी कहीं अधिक निपुण थी। साफ सुथरी और सटीक, मानो एक उत्तम प्रदर्शन हो। सू होंग की सांसें स्थिर हो गई क्योंकि उसने लड़ाई का विश्लेषण किया। अपने सामने ऐसा परिष्कृत उदाहरण देखकर उसने सोचा कि यह एक ऐसा अवसर है जिसे वह गंवा नहीं सकता। उसने अपनी मुद्रा को मजबूत किया और आगे बढ़ा, क्लोन द्वारा प्रदर्शित त्रुटिहीन प्रदर्शन से सीखने का फैसला किया। दोनों फिर से भिड़ गए, उनकी भुजाएं एक सटीक कर में टकराए। अचानक क्लोन ने सू होंग की बांह पकड़ ली और हमला करने के लिए आगे बढ़ा। सू होंग हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान दे रहा था। उसे लग रहा था कि क्लोन उसे तकनीक चरण दर चरण दिखा रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह ठीक से प्रतिक्रिया कर पाता, क्लोन का हमला बहुत तेज था, का सीधे उसके धड़ पर लगा, जिससे सू होंग का चेहरा घबराहट से लाल हो गया। वार के प्रभाव से उसका शरीर झुक गया और वह चीख पड़ा क्योंकि जोर से वह पीछे की ओर गिर पड़ा। सू होंग फर्श पर फिसल गया। खांसते हुए उसने खुद को संभाला। उसका क्लोन दूसरी तरफ मजबूती से खड़ा था, उसके आखिरी हमले की ताकत अभी भी हवा में गूंज रही थी। एक पल के लिए सू होंग ने अपने बगल में चमकते सुनहरे पैनल पर नजर डाली। डायमंड फिस्ट के नीचे प्रगति बार में एक नया अंक दिख रहा था। वह आश्चर्य से देखता रहा। उसे याद आया कि पहले ये 7% था, अब ये 10% दिखा रहा था। उसने सोचा कि वह इतनी जल्दी कैसे बेहतर हो गया। उसने अपनी मुद्रा फिर से मजबूत कर ली, यह महसूस करते हुए कि यहाँ लड़ने से वास्तव में उसे अपने मार्शल कौशल को अविश्वसनीय गति से बढ़ाने का मौका मिल रहा था। वह और लोन दोनों एक साथ आगे बढ़े। उनके कदम फर्श पर तेज लकीरें बनाते हुए पलक झपकते ही दूरी कम कर रहे थे। उनके के बार बार टकराते रहे, हर कर से झटके लगते रहे और हर वार के साथ तैरते पैनलों पर महारत के अंक बढ़ते गए। एक पैनल पर डायमंड फिस्ट 15% तक पहुंच गया। दूसरे पैनल पर सू होंग का स्तर 23% तक पहुंचते ही चमक उठा। दोनों लगातार आगे बढ़ते रहे। उनकी शारीरिक बनावट धुंधली होती गई जैसे जैसे वे अपनी सुस्थिति बदलते गए। वर्ड स्टेप की प्रगति बार भी बढ़ती गई। सू होंग का वर्ड स्टेप 59% तक पहुंचा, फिर 70% तक चढ़ गया। लड़ाई जारी रही। कमरा गति की लकीरों और बढ़ते कौशल स्तरों से भर गया क्योंकि दोनों आकृतियां एक दूसरे को आगे धकेल रही थी। वे बार बार टकराते रहे। उनके के और हथेलियां अथाह गति से प्रहार कर रही थी। हर वार से हवा में झटके लगते रहे और उनकी हरकतें और भी तीक्ष्ण, तेज और परिष्कृत होती गई। जैसे ही वे एक दूसरे पर वार करते रहे, उनके चारों ओर चमकते सिस्टम पैनल दिखाई दिए। पैनलों ने उनके कौशल की प्रगति दिखाई। फ्लोटिंग लाइट पाम 39% से बढ़कर 47% हो गया। डायमंड फिस्ट की सूक्ष्म महारत 62% तक बढ़ गई। वर्ड स्टेप की दक्षता 82% से बढ़कर 88% हो गई। डायमंड फिस्ट की सूक्ष्म निपुणता 88% तक पहुंच गई। फ्लोटिंग लाइट पाम की दक्षता 95% तक पहुंच गई। वर्ड स्टेप की दक्षता और भी बढ़कर 97% हो गई। जैसे जैसे उनकी निपुणता बढ़ती गई, उनके मूवमेंट और भी विस्फोटक होते गए। तभी एक पैनल तेजी से चमक उठा। फ्लोटिंग लाइट पाम की दक्षता 100% तक पहुंच गई और ये तकनीक फ्लोटिंग लाइट पाम की सूक्ष्म निपुणता में बदल गई। योद्धा ने नई निपुण तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जबरदस्त ताकत से आगे वार किया। एक और पैनल रोशन हुआ। वर्ड स्टेप की दक्षता 100% तक पहुंच गई और यह वर्ड स्टेप की सूक्ष्म निपुणता में बदल गई। हवा में सटीक कदमों से चलते हुए उसका शरीर धुंधला हो गया। अंत में एक सुनहरा पैनल स्क्रीन पर छा गया। डायमंड फिस्ट सूक्ष्म निपुणता 100% तक पहुंच गई और डायमंड फिस्ट सूक्ष्म निपुणता ग्रैंड अचीवमेंट में बदल गई। उसने एक जोरदार का मारा।
वार सटीक लगा और उसके क्लोन को हवा में उड़ा दिया। इसी के साथ युद्ध समाप्त हो गया। वह शांत हॉल में अकेला खड़ा था। क्लोन के सुनहरे टुकड़े उसके चारों ओर तैर रहे थे और वह जोर जोर से सांस ले रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां नीचे की और थकावट से सांस छोड़ी। उसने धीरे से सांस छोड़ी। कुछ ही पल बाद उसके सामने एक सिस्टम विंडो दिखाई दी। नोटिफिकेशन में खिलाड़ी सू हॉन को बधाई दी गई थी और बताया गया था कि उसने अखाड़े का मिशन पूरा कर लिया है। मिशन के पुरस्कार जारी कर दिए गए थे और सिस्टम ने पूछा कि क्या वह वास्तविकता में वापस लौटना चाहता है। उसने उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले ही पल वह वास्तविकता में लौट आया, जहां एक पल भी नहीं बीता था। बैल का मुखौटा पहने सू हॉन शांत खड़ा था और उसके शरीर के चारों ओर लपटें उठ रही थीं। बैल के मुखौटे के बावजूद उसकी आंखें चमक रही थी और उसने संक्षेप में जवाब दिया कि वह सहमत है। उसके सामने व्हाइट फॉक्स ने इस परिवर्तन को तिरछी नजरों से देखा। व्हाइट फॉक्स अचानक आगे बढ़ा। उसने सू हॉन को दिखावा करने वाला कहा और उसे अपना हमला झेलने के लिए चुनौती दी। उसका शरीर अखाड़े में सीधी रेखा में दौड़ा। उसके पीछे हवा चल रही थी। उसने विस्फोटक बल से हमला किया और एक जबरदस्त तकनीक का इस्तेमाल किया। उसका का हवा को चीरता हुआ तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन सू होग और भी तेजी से आगे बढ़ी और सू होग ने उसके सभी हमलों को आसानी से चकमा दिया। फिर उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और धीमी आवाज में जवाब दिया कि व्हाइट फॉक्स का हमला बहुत धीमा था। यह सुनकर व्हाइट फॉक्स की आंखें चौड़ी हो गई। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, सू होग के पलटवार ने उसे जोरदार प्रहार किया। इस प्रहार से लोमड़ी का मुखौटा चकनाचूर हो गया, टुकड़े हवा में उड़ गए और वह पीछे की ओर गिर पड़ा। सू होन पूरे दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ा। उसकी आंखें चारों ओर बिखरे मलबे की तरह तेज थी। स्टैंड में मौजूद दर्शक इस घटना को देखकर स्तब्ध रह गए। रिंग में मिनोटॉर का मुखौटा पहने सू होग अड़ा खड़ा था। उसकी काली आकृति और चमकती आंखें उसके गिरे हुए प्रतिद्वंद्वी पर छाई हुई थी, जो उसके पैरों के पास बेहोश पड़ा था। अखाड़ा शांत हो गया। कुछ देर बाद सू होग ने रिंग के उस किनारे की ओर देखा जहां उद्घोषक खड़ा था। उसने शांत स्वर में कहा कि उसने चौथा मैच जीत लिया है और पूछा कि उसे कार राशि कब मिलेगी। पास में खड़ा उद्घोषक आश्चर्य से पलके झपकाता रहा और घबराए हुए स्वर में उत्तर दिया। वीआईपी दर्शक कक्ष में फॉक्स मास्क के शिक्षक ने उद्घोषक द्वारा जीत की घोषणा को देखा। उसने घोषणा की कि मिनोटॉर ने अखाड़े की सफलतापूर्वक रक्षा की और 60,000 युआन का बड़ा कार जीता। बूढ़ा व्यक्ति अविश्वास से आगे देखता रहा और सोचने लगा कि एक मार्शल का शिष्य डायमंड फिस्ट में इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल कर सकता है, जो कि प्रशिक्षित योद्धाओं के लिए भी मुश्किल होता है। उसने अपने अधीनस्थों को मिनोटॉर का पीछा करने और उसकी असली पहचान पता लगाने का आदेश दिया। सूट पहने दोनों व्यक्तियों ने झुककर जवाब दिया कि वे समझ गए हैं। कुछ समय बाद रात शांत थी और सू होंग एक संकरी गली में अकेला चल रहा था। उसके हाथ जेब में थे और इमारतों के बीच उसके कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी नजरें थोड़ी सी पीछे हटी, जैसे उसे अपने पीछे कुछ महसूस हो रहा हो। गली में थोड़ा पीछे काले सूट पहने दो व्यक्ति छाया में छिपे हुए थे और उसे ध्यान से देख रहे थे। जब सू होंग ने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों व्यक्ति चौंक गए। एक पल बाद वह अचानक उनकी नजरों से ओझल हो गया, जिससे वे भ्रमित रह गए। वे घबराकर फुसफुसाते हुए गली में और आगे भागे। उनमें से एक ने शिकायत की कि बॉस ने उन्हें सू होंग की पहचान उजागर करने का आदेश दिया था। फिर भी वे उसे खो चुके थे। उनके सिर के ऊपर सू होंग बड़ी आसानी से दीवारों के बीच लटका हुआ था, गली के ऊपर काफी ऊंचाई पर। वह शांत भाव से उन्हें देख रहा था और बुदबुदा रहा था कि वे अभी भी उसका पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं। सू होंग के मोहल्ले के ऊपर रात का आसमान खामोशी से छाया हुआ था। पीछा कर रहे लोगों से बच निकलने के 1 घंटे बाद सू होंग घर लौटा। घर के अंदर सू होंग का परिवार मेज पर रखे नकदी के विशाल ढेर को देखकर स्तब्ध रह गया। उसके चाचा कांपते हाथों से आगे झुके और पूछा कि क्या उसने बैंक लूटा है, ये सोचकर कि इतना सारा पैसा कहां से आया। उसकी चाची भी उतनी ही हैरान थी, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। सू होंग उनके सामने शांत कान के साथ बैठा था। उसने बताया कि वह एक डोजो में अभ्यास साथी के रूप में काम कर रहा था। उसने कहा कि डोजो मास्टर को उसमें प्रतिभा दिखी, इसलिए उन्होंने सू होंग के प्रशिक्षण का खर्च उठाने का फैसला किया। उसके पिता ने भौहें चढ़ाकर उसे याद दिलाया कि उन्होंने एक बार कहा था कि डोजो बेहद कंजूस है। सू होंग ने हाथ बढ़ाकर उनके हाथ पकड़ लिए और मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या उन्हें अभी उस पर भरोसा नहीं है। ये सुनकर उसके चाचा और चाची दोनों का दिल नरम पड़ गया। चाची ने राहत भरी कान दी और चाचा ने खुशी से आह भरी। उन्होंने कहा कि शिया होंग कभी कुछ गलत नहीं करेगा और उसे आखिरकार कुछ बनने के लिए बधाई दी। उसी रात सू होंग चुपचाप छत पर चला गया। रात के आसमान के नीचे वह एक बड़े गोल पानी के टैंक के पास बैठ गया। वह अपनी सुस्थिति के बारे में सोचते हुए शांत दिख रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि मार्शल परीक्षा का पंजीकरण शुल्क और किराया दोनों चुका दिए गए हैं। उसने ये भी सोचा कि अब उसकी चाची के चिकित्सा खर्च की भी चिंता नहीं रहेगी। उसके सामने एक चमकती हुई सिस्टम स्क्रीन दिखाई दी। उसे देखते हुए उसने कहा कि इस संकट से उबरना पूरी तरह से सिस्टम की बदौलत ही संभव हो पाया है। स्क्रीन पर उसका नाम, सू होंग, उसकी प्रतिभा और आंकड़े प्रदर्शित हो रहे थे। इसमें उसके रक्त, ऊर्जा, मां और शारीरिक स्तर के साथ साथ 3 मार्शल कौशल भी दिखाए गए थे। डायमंड फिस्ट में ग्रैंड अचीवमेंट 5%, फ्लोटिंग लाइट पाम में सबटल मास्टरी 8% और वॉर्ड सटेप में सबटल मास्टरी 9% है। उनके मार्शल 2.67 थे। सू होंग ने देखा कि उनके मार्शल स्किल लेवल के अलावा बाकी स्टैट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ था। एक और नोटिफिकेशन आया। उसमें बताया गया था कि उन्होंने उच्च स्तर के प्रतिद्वंद्वी को हराने पर 67 मार्शल 2 पॉइंट्स प्राप्त किए हैं। उसमें यह भी लिखा था कि मार्शल 2 पॉइंट्स रक्त, ऊर्जा और मार्शल स्किल्स को बढ़ा सकते हैं और उन्हें समझदारी से इस्तेमाल करने की याद दिलाई गई थी।
सू होंग ने स्क्रीन की ओर देखा और कहा कि उन्हें अभी इसे आजमाना चाहिए। उन्होंने संख्याओं को समायोजित करने के लिए हाथ बढ़ाया। एक सिस्टम साउंड आया और स्क्रीन पर उनकी रक्त ऊर्जा बढ़कर 90 हो गई। ऊर्जा के प्रवाह से सू होंग की आंखें चौड़ी हो गई। उनका पूरा शरीर गर्मी और शक्ति से भर गया। उनके चारों ओर आभा की ज्वालाएं उठने लगी और वे एक तेज जागृत भाव के साथ खड़े थे। ऊर्जा के बल से उनके कपड़े फड़फड़ाने लगे और उन्होंने अपने अंदर हो रहे बदलाव को महसूस किया। सू होंग ने अपने सामने चमकती स्क्रीन को देखा। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि 90 का रक्त ऊर्जा मान पहले से ही एक अर्थ योद्धा के बराबर है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। फिर उसने अपना हाथ पारदर्शी पैनल पर फेरा और कहा कि वह अपने बचे हुए सभी मार्शल दाव पॉइंट्स को रक्त ऊर्जा में प्रवाहित करेगा। जैसे ही उसने इस क्रिया की पुष्टि की, एक के बाद एक टेक्स्ट की पंक्तियां दिखाई देने लगीं, जिनमें रक्त ऊर्जा थोड़ी थोड़ी मात्रा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती गई, उसने अपनी कमीज को थोड़ा ऊपर उठाया और अपने शरीर का निरीक्षण किया। उसने देखा कि उसकी शारीरिक शक्ति में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ था और यहां तक कि उसके घाव भी लगभग ठीक हो गए थे। रात के आकाश के नीचे छत पर खड़े होकर उसके चारों ओर तेज हवा चल रही थी। वह अपने भीतर असीम शक्ति का संचय महसूस कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी वर्तमान शक्ति का परीक्षण करने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी। उसने छतों पर नजर डाली, फिर इमारत से छलांग लगाए और तेजी से अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ गया। उसने स्कूल के मार्शल अखाड़े में जाने का फैसला किया क्योंकि वहां एक युद्ध शक्ति परीक्षक था। जल्द ही वह स्टार सिटी नंबर 1 हाई स्कूल के खुले मार्शल अखाड़े में पहुंच गया। चांदनी रात में वह चौड़े गोलाकार चबूतरे के बीचों बीच उतरा। वहां एक प्रथम श्रेणी का युद्ध शक्ति परीक्षक अकेला खड़ा था। सू होंग सुस्थिर कदमों से मशीन की ओर बढ़ा। वह उसके सामने रुका और खुद को तैयार किया। उसने कहा कि अपने पहले के लिए वह अपनी 70% शक्ति का प्रयोग करेगा। जैसे ही उसने अपनी मुद्रा ली, उसके शरीर के चारों ओर लाल ऊर्जा की लपटें उठने लगी। उसकी आंखें तेज हो गई और उनमें से एक में तेज लाल चमक दिखाई दी। उसने पूरी ताकत से का मारा का परीक्षक पर लगा, जिससे अखाड़े में एक शक्तिशाली झटका लगा। सू होंग एक पल के लिए जम गया और एक तनाव भरी आवाज निकाली। उसने पसीने से तर चेहरे के साथ क्षतिग्रस्त मशीन को देखा। उसने कहा कि परीक्षक बहुत कमजोर था और सोचा कि क्या वे उसे तोड़ने की कीमत चुकाने को कहेंगे। मशीन से भाप और चिंगारियां निकल रही थी और वह लगातार कांप रही थी। अचानक पीछे से एक तेज आवाज आई, जिसमें शोरगुल की शिकायत करते हुए पूछा गया कि वह आधी रात को क्या कर रहा है। यह सुनकर सू होंग झट से मुड़ा और भागने लगा, जैसे उसे लगा कि अब भागने का समय आ गया है। कुछ मिनट बाद पायजामा पहने एक बूढ़ा आदमी टूटे हुए मार्शल आर्ट टेस्टर के पास खड़ा था। वह गुस्से से चिल्लाया और पूछा कि किस कमीने ने स्कूल के मार्शल आर्ट अखाड़े में टेस्टर को तोड़ा है। उसने चारों ओर देखा और शिकायत की कि इस स्कूल में केवल 2 बदमाश, चेन शान और ली, ही ऐसा करने की मत कर सकते हैं। बूढ़ा आदमी और भी गुस्से से भर गया। उसका चेहरा लाल हो गया और वह चिल्लाया कि स्कूल शुरू होते ही वह उन दोनों को सबक सिखाएगा। अगले दिन स्टार सिटी नंबर 1 हाई स्कूल के व्यायामशाला में छात्र एक बड़े समूह में इकट्ठा थे, जबकि 2 लोग मंच पर खड़े थे। छात्र आपस में बातें कर रहे थे और व्यायामशाला शोरगुल से भरी हुई थी। छात्रों के बीच चेन शान सिर पर पट्टी बांधे खड़ा था। उसके पीछे खड़ा सू होंग उलझन में था और सोच रहा था कि चेन शान को क्यों पीटा गया है। एक और छात्र पास आकर फुसफुसाया कि उसने सुना है कि चेन शान ने आधी रात को खुले मैदान में परीक्षक को तोड़ दिया था और उसने यह बात मानने से इनकार कर दिया था, इसलिए प्रधानाचार्य ने उसे सजा दी। ये सुनकर उसके बगल में बैठा सू होंग घबराकर पसीना पसीना हो गया। उसे एहसास हुआ कि उन्होंने चेन शान को दोषी ठहरा दिया है। जब वे बात कर रहे थे, 2 आदमी माइक्रोफोन के पास खड़े थे, एक भूरे रंग के सूट में और दूसरा नीले रंग के मार्शल कपड़ों में। सूट पहने हुए व्यक्ति स्टार सिटी नंबर 1 हाई स्कूल के प्रधानाचार्य थे। होने छात्रों को शांत रहने को कहा। होने बताया कि उन्होंने अपने पुराने साथी चेन तेन, जो एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट है, को थंडर रश फिस्ट नामक सी रैंक मार्शल आर्ट सिखाने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने छात्रों से कहा कि सभी को इसे अच्छी तरह से सीखना चाहिए। ये सुनकर छात्र उत्साह से भर गए। एक छात्र ने फुसफुसाते हुए कहा कि वह पहली बार किसी उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट को देख रहा है। एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि सी रैंक मार्शल आर्ट को बाहरी डोजों में सीखने में आमतौर पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। जब सू होंग ने थंडर रश फिस्ट के बारे में सुना, तो उसे तुरंत याद आया कि जिस व्हाइट फॉक्स से उसने लड़ाई की थी, उसने भी थंडर रश फिस्ट का इस्तेमाल किया था। इस मूव से एक ऐसा पंच निकलता था जो एक साथ 3 पंचों के बराबर प्रभाव डालता था। उसने सोचा कि इस मार्शल आर्ट को सीखने में कितना खर्च आएगा। उसने अपनी मुट्ठी भींची और तय किया कि उसे मंच से मिले इस अवसर का लाभ उठाना ही होगा। चेनी ने फिर छात्रों से कहा कि अब और बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने घोषणा की कि वह इस तकनीक को शुरू से अंत तक 10 बार करके दिखाएंगे और छात्र कितना सीखेंगे यह उन पर निर्भर करेगा। वह शुरू करने के लिए तैयार हुए और सबसे पहले जिम के फर्श पर अपने कदम ठीक किए। प्रशिक्षक चेनी ने थंडर रश फिस्ट का प्रदर्शन किया। उनका शरीर तेजी से मुड़ा और होने एक शक्तिशाली पंच आगे की ओर मारा। हवा उनके हाथ के चारों ओर घूम रही थी। होने समझाया कि थंडर रश फिस्ट में भयंकर और जबरदस्त गति होती है और यहां तक कि बुनियादी स्तर पर भी एक पंच से गरजने जैसी आवाज निकलती है। छात्र उन्हें देखते रहे। होने कहा कि निपुण स्तर पर एक व्यक्ति 3 ध्वनियों निकाल सकता है। होने आगे कहा कि सूक्ष्म स्तर पर 5 ध्वनियां उत्पन्न की जा सकती है। फिर वे एक और मुद्रा में आ गए और घोषणा की कि निपुण स्तर पर 7 ध्वनियां निकाली जा सकती है। तकनीक का प्रदर्शन करते ही उनके चारों ओर तीव्र ऊर्जा का फोट हुआ और होने घोषणा की कि यही उनका वर्तमान स्तर है। होने फिर से छात्रों की ओर मुंह किया और कहा कि एक बार जब कोई व्यक्ति परिपूर्ण स्तर पर पहुंच जाता है, तो वह 9 ध्वनियों निकाल सकेगा।
लेकिन उन्होंने उनसे कहा कि वे बहुत ऊंचा लक्ष्य न रखें क्योंकि आज बुनियादी स्तर तक पहुंचना ही काफी होगा। फिर वे एक और दौर के लिए तैयार हुए और सभी को बताया कि वैसा ध्वनियां उत्पन्न की जा सकती थी। तकनीक का प्रदर्शन करते ही उनके चारों ओर तीव्र ऊर्जा का फोर्ट हुआ और उन्होंने घोषणा की कि यही उनका वर्तमान स्तर है। उन्होंने फिर से छात्रों की ओर रुख किया और कहा कि एक बार जब कोई पूर्ण स्तर पर पहुंच जाता है तो वह 9 ध्वनियां उत्पन्न कर सकेगा। लेकिन उन्होंने उनसे बहुत ऊंचा लक्ष्य न रखने को कहा और बताया कि आज बुनियादी स्तर तक पहुंचना ही पर्याप्त होगा। फिर उन्होंने एक और दौर की तैयारी की और सभी को बताया कि वह 7 ध्वनियों उत्पन्न की जा सकती थी। तकनीक का प्रदर्शन करते ही उनके चारों ओर तीव्र ऊर्जा का फोर्ट हुआ और उन्होंने घोषणा की कि यही उनका वर्तमान स्तर है। उन्होंने फिर से छात्रों की ओर रुख किया और कहा कि एक बार जब कोई पूर्ण स्तर पर पहुंच जाता है तो वह 9 ध्वनियों उत्पन्न कर सकेगा। लेकिन उन्होंने उनसे बहुत ऊंचा लक्ष्य न रखने को कहा और बताया कि आज बुनियादी स्तर तक पहुंचना ही पर्याप्त होगा। फिर उन्होंने एक और दौर की तैयारी की और सभी को बताया कि वह दूसरा प्रदर्शन शुरू होने वाला था और छात्रों को उसका अनुसरण करने के लिए कहा गया। छात्र कतार में खड़े हो गए और हरकतों की नकल करते हुए चिल्लाने लगे। कई घंटे बीत गए। जिम का फर्श थके हारे छात्रों से भर गया था, जो या तो बैठे थे या लेटे हुए थे। कुछ ने कहा कि वे इससे बिल्कुल नहीं सीख सकते, जबकि जन्य ने थकान की शिकायत की। प्रशिक्षक ने उनकी ओर देखा और पूछा कि क्या उनमें से किसी को तरकीब समझ में आई है। सुहोन का एक दोस्त फर्श पर कांपता हुआ बैठा था। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था और वह चिल्ला रहा था कि सी रैंक मार्शल आर्ट सीखना बहुत मुश्किल है। उसने अपने आसपास के लोगों को उलझन में देखा। उसने सुहोन से पूछा कि क्या उसने इससे सीख लिया है। लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया तो सुहोन की जगह पहले से ही खाली थी। लेकिन इससे पहले कि वह घबरा पाता, थोड़ी दूरी पर चेन शान गर्व से मार्शल आर्ट की मुद्रा में खड़ा था। उसके चारों ओर ऊर्जा की लपटें उठ रही थी और वह चिल्ला रहा था कि उसने सफलतापूर्वक बुनियादी स्तर हासिल कर लिया है। अन्य छात्र सदमे में उसे घूर रहे थे। सुहोक के दोस्त को आश्चर्य हुआ कि चेन शान का दिमाग इतनी जल्दी इसे सीखने के लिए कैसे बना है। उसने बुदबुदाते हुए कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोग चेन शान को प्रतिभाशाली कहते हैं। जिम के दूसरी ओर प्रधानाचार्य चेनियन के साथ खड़े थे। प्रधानाचार्य ने चेनियन को बताया कि जो लड़का अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा था वह उनके स्कूल का सबसे प्रतिभाशाली छात्र चेन शान था, और पूछा कि क्या चेनियन उसे प्रशिक्षित करने में रुचि रखता है। चेनियन ने शांत भाव से देखा और उत्तर दिया कि अन्य शहरों में इस स्तर को केवल बुनियादी माना जाता है। कुछ मिनट बाद जिम के बाहर सीढ़ियों पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी। चेनियन प्रधानाचार्य के बगल में चल रहा था। उसने कहा कि छात्रों का ये बैच प्रभावशाली नहीं है और यहाँ आना व्यर्थ है। प्रधानाचार्य ने उत्तर दिया कि एक छात्र का बुनियादी स्तर तक पहुंच जाना ही काफी है। उन्होंने पूछा कि क्या चेनियन को सच में उम्मीद है कि उन्हें कोई शीर्ष स्तर का प्रतिभाशाली छात्र मिलेगा। आंगन में जब वे साथ साथ चल रहे थे, चेनियन ने प्रधानाचार्य से कहा कि मार्शल दाव साधना अत्यंत कठिन है, भौर प्रतिभा का महत्व बहुत भागित है। प्रधानाचार्य ने सिर हिलाया भौर उत्तर दिया कि बिना किसी भनसर के केवल कड़ी मेहनत पर निर्भर रहना बिल्कुल असंभव है। जब ने बात कर रहे थे, अचानक दोनों रुक गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि उनके चारों ओर जोरदार धमाके की आवाज गूंज रही थी। उन्होंने मुड़कर देखा तो प्रशिक्षण मैदान में बिजली चमक उठी। सुहोग अपने शरीर पर बिजली की लपटों के साथ खड़ा था। उसे देखकर चेन तियान चौंक कर चिल्लाया और बोला कि यह 7 ध्वनियों वाली गड़गड़ाहट की मुट्ठी है और विद्यालय में वास्तव में ऐसा माहिर है। उसके बगल में बैठे प्रधानाचार्य ने कहा कि यह असंभव है क्योंकि उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। बाढ़ के पार देखते हुए उन्होंने सुहोन की ओर इशारा किया और कपड़ों के आधार पर चिल्लाकर कहा कि यह कोई छात्र है। उनके सामने सुहोन ने लगातार प्रहार किए, हर किसी हवा में जोरदार आवाजें गूंज रही थी। प्रशिक्षक चेन तियान दंग रह गए और बोले कि उन्हें केवल आधे दिन ही पढ़ाया है, फिर भी एक छात्र ने महारत हासिल कर ली है। प्रधानाचार्य ने अपना चेहरा बाढ़ से टिकाया और पूछा कि या उन्होंने गलत सुना है, और दोहराया कि छात्र ने 9 ध्वनियों उत्पन्न की थी। लेकिन प्रशिक्षक चेन तियान वही जम गए, थोड़ा कांप रहे थे। ये देखकर प्रधानाचार्य ने उनसे पूछा कि क्या हुआ। प्रशिक्षक चेन तियान ने अपना सिर थोड़ा नीचे झुका लिया। उनके चेहरे से पसीना बह रहा था और उन्होंने चिल्लाकर कहा कि अब उन्हें सब समझ आ गया है। अगले ही पल प्रशिक्षक चेन तियान के हाथ के चारों ओर बिजली जमा हो गई। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसके चारों ओर चमकदार चिंगारियां लिपट गई। अगले ही क्षण प्रशिक्षक ने अपना हाथ पूरी ताकत से आगे की ओर घुमाया। उन्होंने उस चाल का नाम चिल्लाया और उनके के चारों ओर बिजली और प्रभाव रेखाएं फूट पड़ी, जिससे 8 ध्वनियां निकली। का मारने के बाद प्रशिक्षक चेन तियान उत्साहित दिखे। उनकी मुट्ठी के चारों ओर चिंगारियां थी और वे गर्व से मुस्कुरा रहे थे। उनके बगल में बैठे प्रधानाचार्य चौंक गए और चिल्लाकर बोले कि प्रशिक्षक ने 8 ध्वनियां प्राप्त कर ली है। प्रशिक्षक चेन तियान ने समझाया कि उस छात्र की थंडर रश फिस्ट देखकर उन्हें प्रेरणा मिली, जिससे उन्हें ये करने की शक्ति मिली। फिर दोनों घबराकर आगे बढ़े। प्रशिक्षक चेन तियान ने कहा कि अभी बात करने का समय नहीं है और प्रधानाचार्य को उस छात्र को जल्दी से ढूंढने के लिए कहा जिसने वह चाल चली थी। लेकिन जब वे मैदान पर पहुंचे तो वे असमंजस में चारों ओर देखने लगे। रूपरेखा से पता चला कि कोई अभी अभी कहां था, लेकिन अब तय जा चुका था। दूसरी ओर सुहोंग, जिसे पता नहीं था कि उस पर नजर रखी जा रही है, तक समय सड़क पर चल रहा था। उसने शके हुए अंदाज में अपना कंधा रगड़ा और कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि सी रैंक मार्शल कौशल का प्रशिक्षण इतना थकाने वाला होगा। डी रैंक वद्रा फिस्ट से कहीं ज्यादा कठिन। फिर सुहोंग ने अपना सिस्टम स्टेटस विंडो खोला। सिस्टम स्क्रीन पर उसकी जानकारी दिखाई दी। इसमें उसका नाम सुहोंग, उसकी जीवन शक्ति, मां और शारीरिक क्षमता प्रदर्शित थी। इसमें उसके मार्शल कौशल सूचीबद्ध थे। थंडर रश फिस्ट पूर्ण स्तर पर, पद्रा फिस्ट 5% महारत पर, फ्लोटिंग लाइट पाम 8% सूक्ष्म स्तर पर और पॉइंट सटेप 9% सूक्ष्म स्तर पर। इसके नीचे मार्शल मूल्य 0 दिखाया गया था।
सू हॉन ने चमकती सिस्टम स्क्रीन को देखा और कहा कि उसका थंडर रश फिस्ट पहले ही पूर्ण स्तर पर पहुंच चुका है। उसने बताया कि अब उसे मार्शल मूल्य अर्जित करने का तरीका खोजना होगा और जल्द ही मार्शल आर्टिस्ट बनने का प्रयास करना होगा। उसने कहा कि पिछली बार के विपरीत उसे जीवन मरण की लड़ाई की आवश्यकता नहीं है। वह सोच रहा था कि क्या किसी के साथ सामान्य अभ्यास करने से भी उसे मार्शल के गुण प्राप्त हो सकते हैं। ये सब सोचते हुए सुहाग अपने कार्यस्थल उग्र वज्रपात वाले डोजो के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। वह खुले द्वार के सामने खड़ा होकर अंदर देखने लगा। झुंझलाते हुए उसने मन ही मन सोचा कि आखिरकार वह पहुंच ही गया। डोजो के अंदर कई छात्र भाले से अभ्यास कर रहे थे। वे प्रशिक्षण कक्ष में तेजी से घूम रहे थे और अभ्यास करते हुए अपने हथियारों को एक दूसरे से टकरा रहे थे। एक छात्र ने सू हॉन को देखा और उसके पास आया। उसने सू हॉन से पूछा कि वह आज क्यों आया है। सू हॉन ने हल्की सी कान के साथ उत्तर दिया कि कुछ खास नहीं हो रहा है, वह बस अभ्यास करने आया है। जब वे बात कर रहे थे, अचानक बैंगनी बालों वाले एक व्यक्ति ने एक छात्र के सिर पर जोर से पैर रख दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। छात्र का शरीर इस झटके से कांप उठा। बैंगनी बालों वाले आदमी ने ठंडे स्वर में नीचे देखा। वह चिल्लाया और पूछा कि किसी की हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि उसका शिक्षक खराब पढ़ाता है। उसने कहा कि अगर छात्रों की समझ कमजोर है तो उसे यह स्वीकार करना चाहिए। उसने जानना चाहा कि बहाने क्यों बनाए जा रहे हैं। जब सू हॉन ने उस बैंगनी बालों वाले आदमी को देखा तो उसने अपने दोस्त से आसपास की स्थिति के बारे में पूछा। उसके दोस्त ने बताया कि सू हॉन हाल ही में आसपास नहीं था, इसलिए उसे पता नहीं था कि क्या हुआ था। उसने कहा कि आक्रामक शिक्षक एक नया आया हुआ शिक्षक था जो बहुत ताकतवर था। उसने आगे बताया कि तह शिक्षक उन जैसे भाम छात्रों को नीचा समझता था और लापरवाही से पढ़ाता था। उसने आगे बताया कि यह बैंगनी बालों वाला आदमी उस शिक्षक का शिष्य था जिसका नाम लीन था और वह भी बहुत ताकतवर था। जैसे ही उसने ये कहा, लीन आत्मविश्वास और घमंड भरे भाव से आगे बढ़ा। उसने एका मारा और अपने सामने वाले को चिढ़ाते हुए पूछा कि उस स्तर का कोई उसे चुनौती देने की हिम्मत कैसे करता है। लेकिन का लगने से पहले ही अचानक एक हाथ ने ली यान की कलाई पकड़ ली और हमले को रोक दिया। ये सू हॉन था जिसने उसका हाथ पकड़ा था। सू हॉन ने शांत भाव से उसे बताया कि उन्हें यही रुक जाना चाहिए। ली यान पीछे हट गया और गुस्से से पूछा कि सू हॉन कौन है। उसने चिल्लाकर कहा कि अगर सू हॉन में हिम्मत है तो वह अखाड़े में उससे एक एक करके लड़े। सू हॉन ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया कि वह तैयार है। तभी प्रशिक्षक गुस्से में अंदर आया और चिल्लाते हुए पूछा कि कक्षा शुरू होने पर इतना शोर क्यों हो रहा है। उसे देखकर बैंगनी बालों वाला ली यान पीछे हट गया और गुस्से से सू हॉन को घूरते हुए कहा कि सू हॉन भाग्यशाली है। सू हॉन ने उसे शांत भाव से देखा और मन ही मन सोचा कि यह व्यक्ति कुछ ज्यादा ही घमंडी है। फिर प्रशिक्षक सभी छात्रों के सामने खड़ा हुआ और घोषणा की कि आज वह उग्र समुद्री भाला तकनीक सिखाने का आखिरी दिन है। उसने कहा कि वह पुराने नियम का पालन करेगा और इसे केवल एक बार ही प्रदर्शित करेगा। छात्रों ने देखा कि उसने भाले से तकनीक का प्रदर्शन किया और उसे कमरे में तेजी से घुमाया। चाल पूरी करने के बाद प्रशिक्षक ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा कि वह इसे केवल एक बार ही प्रदर्शित कर रहा है क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि वे इससे सीख पाएंगे। लेकिन सू हॉन हाथ में भाला लिए खड़ा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, नीली रोशनी उसके हथियार के चारों ओर लिप गई। उसका चेहरा शांत था और उसकी तेज नीली आंखें सामने की ओर टिकी हुई थी। अगले ही पल उसकी आंख में एक प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसकी पुतली में भाला तकनीक का प्रदर्शन कर रहे प्रशिक्षक की आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। फिर एक बार प्रदर्शन करने के बाद प्रशिक्षक ने अपना भाला लकड़ी के फर्श पर जोर से पटका। इसके बाद प्रशिक्षक लियोन के साथ दरवाजे की ओर चल पड़ा। उसने पीछे मुड़कर कहा कि अब छात्र कितना सीखते हैं यह उन पर निर्भर करता है। उसके जाते ही छात्रों ने जोर जोर से शिकायत की। उन्होंने कहा कि केवल एक बार प्रदर्शन करना अनुचित था और पीछे बैठे छात्र कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए। लेकिन सू हॉन के लिए स्थिति अलग थी। उसने अपनी नजरें अपने हाथ में पकड़े भाले पर टिका दी। जैसे ही उसे व्याख्या याद आए, उसके पीछे ज्वालाएं उठने लगीं। तकनीक का मूल तत्व यह था कि भाला समुद्र पार करते हुए बाढ़ के अजगर की तरह चलता है। अंतहीन लहरों जैसी गति के साथ सू हॉन ने भाले को कसकर पकड़ रखा था और नीली ऊर्जा उसकी भुजाओं के चारों ओर लिपट रही थी। उसका शरीर थोड़ा नीचे झुका और उसकी आंखें शांत और दृढ़ भाव से केंद्रित हो गईं। उसका शरीर गतिमान हुआ। उसके चारों ओर नीली धाराएं बहने लगी। जैसे ही उसने अपनी मुद्रा बदली और भाले को पूरी ताकत से घुमाया, वह आगे बढ़ा। भाले को घुमाते हुए नीली ऊर्जा हर हरकत के साथ चल रही थी। देख रहे छात्र अपनी आंखें हैरानी से चौड़ी कर चुके थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। कुछ छात्र आश्चर्य से चिल्लाए, कहने लगे कि सूहोग ने तकनीक सीख ली है। अन्य सोचने लगे कि वह किस तरह का मार्शल आर्ट का धुरंधर है और सवाल करने लगे कि क्या वे इसे सीखने के लिए बहुत मूर्ख है। शोर सुनकर बैंगनी बालों वाला शेर दौड़कर बाहर आया और पूछने लगा कि वे शोर क्यों मचा रहे हैं और उन्हें क्या लगता है कि तकनीक किसने सीखी है। वह आगे आया और उसने सूहोन को फिर से भाला घुमाते देखा। उसकी हरकतें तेज और सहज थी और नीली ऊर्जा उसके पीछे लहरा रही थी। शेर चुपचाप देखता रहा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने मन ही मन मान लिया कि सूहोन ने सचमुच इससे सीख लिया है। उसने सोचा कि उसे सूहोग की ओर लेने की जरूरत है, ये जानने के लिए कि क्या वह सचमुच प्रतिभाशाली है। जब सूहोन भाला नीचे करके खड़ा था, लियान ने उसे पुकारा और कहा कि वह सूहोन को कुछ सुझाव देगा। सूहोग चुपचाप सुनता रहा और जवाब दिया, ठीक है। ये सुनकर सभी पीछे हट गए, जिससे बीच में जगह बन गई। लियान आगे बढ़ा और उसने अपना भाला जोर से घुमाया। ये देखकर सूहोग के बगल में खड़े एक छात्र ने उसे आगाह किया कि वह जल्दबाजी न करे। उसने कहा, उन्होंने कहा कि वे सूहोन को कुछ सुझाव देंगे। सूहोन चुपचाप सुनता रहा और जवाब दिया, ठीक है। ये सुनकर सभी पीछे हट गए, जिससे बीच में जगह बन गई।
ली येयान आगे बढ़ा और उसने अपने भाले को पूरी ताकत से घुमाया। ये देखकर सू हॉन के बगल में खड़े एक छात्र ने उसे जल्दबाजी न करने की चेतावनी दी। उसने कहा उन्होंने कहा कि वे सू हॉन को कुछ सुझाव देंगे। सू हॉन चुपचाप सुनता रहा और जवाब दिया, ठीक है। ये सुनकर सभी पीछे हट गए, जिससे बीच में जगह बन गई। ली येयान आगे बढ़ा और उसने अपने भाले को पूरी ताकत से घुमाया। ये देखकर सू हॉन के बगल में खड़े एक छात्र ने उसे जल्दबाजी न करने की चेतावनी दी। उसने कहा ली येयान का स्वभाव तो बुरा था, लेकिन उसकी शक्ति बहुत अधिक थी। सू होग ने उसे चिंता न करने को कहा। फिर सू होग बाहर निकला। उसने अपना भाला उठाया और ली यान से उसे समझाने को कहा। ली यान का चेहरा गुस्से से भर आया। उसने अपना भाला जोर से घुमाया और चिल्लाकर कहा कि सू होग घमंडी है। उसने सू होग से कहा कि वह देखे कि कैसे वह सूक्ष्म स्तर पर उग्र समुद्री भाला तकनीक का उपयोग कर ऊर्जा की लहरें उत्पन्न कर रहा है। सू होग ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर ध्यान केंद्रित किया। उसके भाले के चारों ओर जल जैसी ऊर्जा घूमने लगी। अगले ही पल उसका पूरा शरीर बहती लहरों की तरह गतिमान हो गया। उसकी भाला तकनीक सहज और शक्तिशाली हो गई। सू होग ने उग्र समुद्री भाला तकनीक को निपुणता से प्रदर्शित करते हुए नीली ऊर्जा का फोट किया। उसकी गति ने कमरे में एक विशाल जल समान चाप बनाया। ली यान स्तब्ध रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अविश्वास से चिल्लाते हुए कहा कि सू होग के लिए उग्र समुद्री भाला तकनीक में निपुणता प्राप्त करना असंभव है। सू होग ने अपना भाला घुमाया और नीली ऊर्जा उसकी भुजाओं के चारों ओर लिपट गई। उसने क्रोध सागर भाला तकनीक का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया। जैसे ही वह तेजी से आगे बढ़ा, उसके चारों ओर जलप्रपात जैसी रोशनी का चक्र बन गया। भाले जोरदार करके साथ टकराए, जिससे अखाड़े में जोरदार कंपन हुआ। उसके सामने ली यान कर से पीछे हट गया। नीली आभा को आगे बढ़ते देख उसकी आंखों में हैरानी छा गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि सू होग इतनी जल्दी इस कुशल स्तर तक कैसे पहुंच गया। वह अभी योद्धा भी नहीं बना था, फिर भी उसकी महारत अविश्वसनीय गति से बढ़ रही थी। तभी सू होग की आंखें एक पल के लिए सुनहरी चमक उठीं, जो दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। उसने फिर से आगे बढ़कर भाले को सीधे ली यान की ओर चलाया। उनके बीच एक जोरदार टक्कर हुई। नीली ऊर्जा बाहर की ओर फूट पड़ी और ली यान का भाला कमरे के दूसरी ओर जा गिरा। सू होग के सामने एक चमकता हुआ सिस्टम संदेश दिखाई दिया, जिसमें दिखाया गया था कि उसने एक उच्च स्तरीय योद्धा को हरा दिया है। उसके मार्शल दाव अंक 35 बढ़ गए। सू होग ने हैरानी से स्क्रीन को देखा, ये जानकर कि साधारण अभ्यास मुकाबलों से भी मार्शल दाव अंक मिलते हैं। उसने फैसला किया कि उसे और अधिक लोगों के साथ अभ्यास करना चाहिए। दूसरी ओर ली यान घुटनों के बल गिर पड़ा, कांपते हुए फर्श को घूर रहा था। वह बुदबुदाया कि यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सू होग ने क्रोध सागर भाला तकनीक को इतनी जल्दी निपुणता के स्तर तक पहुंचा दिया था। उसकी निराशा बढ़ गई और वह क्रोधित हो गया। उसने पूछा कि उसका क्या होगा। उसने सोचा कि उसके वर्षों के परिश्रम का क्या अर्थ निकला। अगले ही पल वह चिल्लाया और आगे बढ़कर सू होग की ओर का मारा। वह चिल्लाया और पूछा कि उसके सारे कठिन प्रशिक्षण का क्या लाभ हुआ। लेकिन इससे पहले कि का लग पाता, एक आवाज गूंजी, जिसने लान को रुकने के लिए कहा। तुरंत ही लान का हमला सू होग के चेहरे से कुछ इंच दूर रुक गया। क्रोधित लान ने अपना सिर घुमाया और अपने गुरु को वहां खड़ा देखा। गुरु आगे बढ़े, लान को थप्पड़ मारा और उसे डांटा। उन्होंने कहा कि अगर ली यान हार का सामना भी नहीं कर सकता, तब वह मार्शल आर्टिस्ट बनने के लायक नहीं था। उस थप्पड़ ने ली यान को अंदर तक झकझोर दिया और उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गई। शिक्षक ने अविश्वास से ली यान के गिरे हुए भाले को देखा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि केवल एक बार उसका प्रदर्शन देखकर ही सू होग ने क्रोध सागर भाला तकनीक में निपुणता हासिल कर ली थी। उन्होंने माना कि शाही राजधानी के प्रतिभाशाली लोग भी इतने घमंडी नहीं हो सकते। शिक्षक ने ली यान का सिर पकड़ा और सू होग के सामने थोड़ा झुककर सोचा कि ली यान में प्रतिभा तो है, लेकिन वह बहुत अहंकारी है और सू होग जैसे व्यक्ति से मार खाना उसके लिए अच्छा ही हुआ। उन्होंने सू होग से माफी मांगते हुए कहा कि अपने शिष्य को ठीक से अनुशासित न कर पाने की गलती उनकी ही थी। सू होग चुपचाप देखता रहा और सोचता रहा कि इस शिक्षक का रवैया कितनी जल्दी बदल गया। उसी रात सू होग एक शांत गली में अकेला टहल रहा था। उसने महसूस किया कि दिन भर की थकान ने उसे थका दिया था, लेकिन उसने बहुत कुछ सीखा था। अपने बगल में चमकती हुई स्टेटस विंडो को देखते हुए उसने पाया कि उसने थंडर रश फिस्ट और क्रोध सागर भाला तकनीक सीख ली थी और मार्शल दावन भी अर्जित कर लिए थे। स्क्रीन पर उसकी जानकारी दिखाई दी। नामा सू होग, रक्त ऊर्जा 91.7, आत्मा 23, शारीरिक क्षमता 3%, मार्शल कौशल क्रोध सागर भाला तकनीक में सूक्ष्म निपुणता 28%, थंडर रश फिस्ट में निपुणता 5%, डायमंड फिस्ट में महान उपलब्धि 8%, फ्लोटिंग लाइट पाम में सूक्ष्म निपुणता 8%, वॉइड सटेप में सूक्ष्म निपुणता 9%, मार्शल दाओ अंक 35। सू होग गहरी सोच में डूब गया। उसने देखा कि स्कूल की परीक्षा में बस कुछ ही दिन बचे हैं और पैसे वाले छात्रों ने पहले ही उच्च श्रेणी के मिश्र धातु के हथियार तैयार कर लिए हैं। उसने सोचा कि उसे भी परीक्षा के लिए अपना हथियार तैयार करना होगा। उसने भाले को हाथ में लेकर महसूस किया और कहा कि यह आरामदायक है। उसने सोचा कि अब से भाले का ही इस्तेमाल करना बेहतर होगा। उसने फैसला किया कि उसे एक मिश्र धातु का भाला खरीदना होगा, लेकिन कीमत याद करके वह परेशान हो गया। उसने माना कि उसकी बचत उसकी चाची के इलाज के लिए भी पर्याप्त नहीं है। मिश्र धातु का हथियार खरीदना तो दूर की बात है। सड़क पर अकेले चलते हुए वह चुपचाप सोचने लगा कि वह पैसे कमाने के और कौन कौन से तरीके अपना सकता है। तभी एक किराना स्टोर के अंदर उसने एक प्रसारण सुना। घोषणा में कहा गया था कि स्टार सिटी के बाहर खूंखार जानवर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और नगर प्रमुख उनका शिकार करने के लिए योद्धाओं को इकट्ठा कर रहा है। इनाम भी काफी बड़ा बताया गया था।
ये सुनकर सू होंग आश्चर्य से ऊपर देखने लगा और उसके मन में शहर छोड़कर खूंखार जानवरों का शिकार करने का विचार आया। इसी बीच सू होंग के घर पर उसकी चाची उसके घायल चाचा के पीछे खड़ी थी और उनकी पीठ पर गर्म पट्टियां रखते हुए उन्हें डांट रही थी। उसने पूछा कि जब सू होंग ने पिछली बार उन्हें पैसे दिए थे तब भी वह इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। उसके चाचा, थके हुए लेकिन दृढ़, ने उत्तर दिया कि सू होंग अभी जवान है और वे घर का सारा बोझ उस पर नहीं डाल सकते। उन्होंने कहा कि जब तक वह काम कर सकता है उसे बच्चों के लिए और पैसे बचाने की जरूरत है। तभी दरवाजा खुला और सू होंग अंदर आया और घर आने की आवाज लगाई। उसके चाचा और चाची दोनों ने हैरानी से मुड़कर उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। सू होंग मुस्कुराते हुए उनके पास गया और घर के कामों में हाथ बटाने की पेशकश की। उसकी चाची ने उसे याद दिलाया कि उन्हें उसे घर आने पर आराम करने के लिए कहा था। फिर सू होंग अपने चाचा की ओर मुड़ा और धीरे से उनकी पीठ पर पट्टी लगा दी। उसने अपने चाचा से कहा कि अब वह पैसे कमा सकता है और सुझाव दिया कि इतनी मेहनत करने के बजाय घर पर रहकर अपनी चाची की देखभाल करना उसके लिए बेहतर होगा। उसके चाचा ने माना कि यह अच्छा लगता है, लेकिन कहा कि वह खाली नहीं बैठ सकते। आत्मविश्वास भरी मुस्कान और अंगूठा ऊपर करके उन्होंने सू होंग को आश्वस्त किया कि वह केवल दैनिक खर्चे के लिए ही कमा रहे हैं और खुद पर ज्यादा दबाव नहीं डालेंगे। सू होंग की चाची ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा कि भविष्य में उसे मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण के लिए अभी भी बहुत पैसे की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि वे दोनों उसके लिए जितना हो सके उतना बचाना चाहते हैं। सू होंग ने अपने हाथों में गर्म पट्टी को देखा और धीरे से अपने चाचा और चाची को पुकारा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय दिखाई दिया। उसने सोचा कि उसके चाचा और चाची हमेशा सादगी से रहते थे। जब तक वह उन्हें जीवन भर सहारा देने के लिए पर्याप्त धन नहीं कमा लेता, तब तक वे कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे और आराम से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने खुद से कहा कि वह खूंखार जानवरों का शिकार करके इनाम पाने का मौका किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। कुछ समय बाद अपनी छत पर सू होंग ने खूंखार जानवरों का शिकार करने के बारे में सोचा, लेकिन शहर के बाहर के खतरों को याद कर लिया। जंगल अनिश्चित था। सुरक्षित रहने के लिए उसे अपनी शक्ति को यथासंभव बढ़ाना आवश्यक था। उसने अपने द्वारा अर्जित सभी मार्शल दाव पॉइंट्स को अपनी रक्त ऊर्जा बढ़ाने में लगाने का फैसला किया। उस रात जैसे ही उसने अपने पॉइंट्स आवंटित किए, उसके चारों ओर नीले सिस्टम पैनल दिखाई दिए। एक एक करके नई सूचनाएं पॉप अप हुई, जिनमें से प्रत्येक उसकी रक्त ऊर्जा में थोड़ी वृद्धि दिखा रही थी। अंततः उसके सामने एक बड़ा पैनल दिखाई दिया, जिसमें दिखाया गया कि उसकी रक्त ऊर्जा अब 95.2 हो गई है। सू होंग जलती हुई लाल आभा के घेरे में पालथी मारकर बैठ गया। लपटें उसके शरीर के चारों ओर लिपट गई। अपनी प्रगति का जायजा लेते हुए उसे एहसास हुआ कि अब वह योद्धा बनने से बस एक कदम दूर है। 2 दिन बाद देर रात स्कूल के व्यायामशाला में सू होंग पसीने से तरबतर होकर फर्श पर लेटा हुआ था। उसके चारों ओर सिस्टम पैनल तैर रहे थे, जो उसके हर मार्शल कौशल, क्रोध सागर भाला तकनीक, थंडर रश फिस्ट, डायमंड फिस्ट, फ्लोटिंग लाइट पाम और वॉर्ड सटे को प्रदर्शित कर रहे थे। सभी को परिपूर्ण चिन्हित किया गया था। 2 पूरे दिन के गहन प्रशिक्षण के बाद उसने आखिरकार हर मार्शल कौशल को अपने चरम पर पहुंचा दिया था। भारी सांस लेते हुए सू होंग ऊपर की ओर देख रहा था। उसने खुद से कहा कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अब शहर छोड़ने का समय आ गया था। स्टार सिटी वॉरियर बेस में शनिवार का दिन था। सू होंग आखिरकार वहां पहुंचा और बुदबुदाया कि यह जगह वाकई बहुत दूर है। जैसे ही वह द्वार से अंदर गया, उसने उत्सुकता से चारों ओर देखा। उसने सोचा कि हालांकि उसने बेस को टीवी पर कई बार देखा था, लेकिन ये पहली बार था जब वह इसे व्यक्तिगत रूप से देख रहा था। अंदर उसने हर जगह योद्धाओं को देखा। रोजमर्रा की जिंदगी में शायद ही कभी दिखने वाले योद्धा हलचल भरी सड़कों पर उसके चारों ओर दिखाई दिए। उसने एक कागज खोला और चुपचाप इनामों की सूची पढ़ी। बिना रैंक वाले खूंखार जानवरों की कीमत 300 नीले स्टार के प्रति जानवर थी। पहले स्तर के निचले स्तर के खूंखार जानवरों की कीमत 1000 थी। पहले स्तर के मध्य स्तर के खूंखार जानवरों की कीमत 3000 थी। फिर वह दूसरे स्तर के निचले स्तर के खूंखार जानवरों के जिक्र वाली पंक्ति पर पहुंचा। नियमों में एक और पंक्ति लिखी थी कि खूंखार जानवर को मारने के बाद सबूत के तौर पर उसका बायां कान काटना जरूरी है। इसके बिना कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। उसने अजीब से भाव से नियम को देखा और सोचा कि यह इतना पुराना क्यों है। पास ही एक योद्धा भुगतान खिड़की पर पहुंचा और काउंटर पर एक थैला रख दिया। उसने क्लर्क से पूछा कि थैले के अंदर की सभी चीजों की कीमत कितनी है। उसे देखकर सू होंग ने सोचा कि थैला खूंखार जानवरों के बाएं कानों से भरा होगा। तभी जोरदार आवाज गूंजी और लोगों का एक समूह आगे बढ़ा। आगे खड़े किसी व्यक्ति ने सबको एक तरफ हटने का इशारा किया। सू होंग ने सिर घुमाकर देखा तो एक समूह पास आ रहा था। उनमें एक गोरा युवक आत्मविश्वास से चल रहा था, जबकि बाकी लोग उसके लिए ताश साफ कर रहे थे। उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा कि युवा मास्टर ये आ रहे हैं। सू होंग ने गौर किया कि उस गोरे युवक का पहनावा और व्यवहार भूमिगत अखाड़े के व्हाइट फॉक्स से मिलता जुलता था। पास ही कुछ योद्धा आपस में फुसफुसा रहे थे। उनमें से एक ने शिकायत की कि वह गोरा युवक हमेशा दिखावा करता रहता है और कहा कि अगर उसका चाचा बेस डायरेक्टर न होता तो उसकी बहुत पहले ही पिटाई हो चुकी होती। दूसरे ने कहा कि उस गोरे युवक की कुछ दिन पहले ही किसी ने पिटाई की थी और वह घटना उसने चुपचाप गौर किया कि उस गोरे आदमी का पहनावा और रवैया अंडरग्राउंड अखाड़े के व्हाइट फॉक्स से मिलता जुलता था। पास ही कुछ योद्धा आपस में फुसफुसा रहे थे। उनमें से एक ने शिकायत की कि वह गोरा आदमी हमेशा दिखावा करता रहता है और कहा कि अगर उसका चाचा बेस डायरेक्टर न होता तो उसकी बहुत पहले ही पिटाई हो चुकी होती। दूसरे ने कहा कि उस गोरे आदमी की कुछ दिन पहले ही किसी ने पिटाई की थी और वह घटना उसने चुपचाप गौर किया कि उस गोरे आदमी का पहनावा और रवैया अंडरग्राउंड अखाड़े के व्हाइट फॉक्स से मिलता जुलता था। पास ही कुछ योद्धा आपस में फुसफुसा रहे थे।
उनमें से एक ने शिकायत की कि वह गोरा आदमी हमेशा दिखावा करता रहता है और कहा कि अगर उसका चाचा बेस डायरेक्टर न होता तो उसकी बहुत पहले ही पिटाई हो चुकी होती। दूसरे ने कहा कि उस गोरे आदमी की कुछ दिन पहले ही किसी ने पिटाई की थी और वह घटना देखने में अच्छा लगा। एक तीसरे व्यक्ति ने जवाब दिया कि इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वह हाल ही में क्यों नहीं दिखाई दिया था। ये सुनकर सू होंग ने पीछे मुड़कर देखा। सुनहरे बालों वाला युवक पास से गुजरा और उसकी ओर देखा। उसके बगल में खड़ा विशाल नकाबपोश योद्धा भी थोड़ा मुड़ा। सुनहरे बालों वाले व्यक्ति के चेहरे पर हल्की सी कान थी जब उसने सू होंग की ओर देखा। सू होंग चुपचाप खड़ा रहा। उसका चेहरा शांत था और वह आगे देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि खतरा केवल खूंखार जानवरों से ही नहीं बल्कि मनुष्यों से भी है। इसलिए उसने खुद को याद दिलाया कि उसे बेहद सावधान रहने की जरूरत है। जैसे ही वह योद्धाओं के देश से गुजर रहा था, कोई उसके पास आया और पूछा कि क्या वह पहली बार यहाँ आया है और क्या वह अकेले जंगल में जाने की योजना बना रहा है। उसने धीरे से जवाब दिया कि हाँ। कर्मचारी ने उसे गलियारे में आगे बढ़ते हुए देखा और आह भरी, ये सोचते हुए कि वह बस एक और नासमझ और निडर बच्चा है। सू होंग ने एक और कदम आगे बढ़ाया। सुरंग से बाहर निकलते ही उसके जूते घास पर जोर से धंस गए। आगे एक तेज रोशनी चमक रही थी। वह अंधेरे रास्ते से निकलकर घने जंगल में आ गया जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ चारों ओर फैले हुए थे और सूरज की रोशनी पत्तियों से छनकर ऊपर आ रही थी। सू होंग आंखों में दृढ़ निश्चय लिए खड़ा था। उसने अपनी आस्तीन पर अपनी पकड़ मजबूत की और मन ही मन सोचा कि उसे पूरी भीड़ के साथ लौटना ही होगा। 2 घंटे बाद उसके चारों ओर का जंगल शांत था। जैसे जैसे वह पेड़ों के बीच आगे बढ़ता गया, सूरज की रोशनी पत्तियों से छनकर आती रही। उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि उसे एक भी खूंखार जानवर नहीं दिखा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या जंगल के बाहरी इलाके के सभी जानवरों का शिकार हो चुका है। वह उलझन भरे चेहरे के साथ एक पेड़ से टिक गया, हाथ में पानी की बोतल लिए हुए। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे क्योंकि वह स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद उसने और अंदर जाने का फैसला किया। उसका शरीर एक छलांग में आगे बढ़ा और वह जंगल में और अंदर चला गया। सू होंग जंगल में तेजी से आगे बढ़ा। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसके गालों पर पसीना आ गया। तभी उसे आगे एक आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर बाद चमकती लाल आंखों वाला एक सफेद भेड़िया पेड़ों के बीच से निकला। वह जानवर अपना शरीर नीचे झुकाकर गुर्राया। उसके पंजे जमीन में गड़ गए और वह हमले के लिए तैयार हो गया। सू होंग रुका और सावधानी से उसका सामना किया। उसने उस जीव को देखा और पहचान लिया। उसकी पाठ्यपुस्तकों के अनुसार यह प्रथम श्रेणी का निम्न स्तर का भयंकर जानवर था, छाया चंद्रभैंस। उसने मन ही मन सोचा कि उसने पहली बार किसी जीवित प्राणी को देखा है। भेड़िया अचानक जोर से दहाड़ा। उसके जबड़ों से लार उड़ रही थी और वह अपने नुकीले दांत दिखाते हुए उसकी ओर झपटा। जैसे ही जानवर उस पर कूदा, सू होंग ने अपनी मुद्रा और मजबूत कर ली। उसकी लाल आंखें उस पर टिकी हुई थी और वह दहाड़ रहा था। हमला ऊपर से सीधे सू होंग की ओर आया।